सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र शरण पुष्प भारतीय साहित्य मंच के कार्यक्रम परिचय एक साक्षात्कार में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज हमको ऐसी महान शख्सियत का सानिध्य प्राप्त हो रहा है जो देश ही नहीं विदेशों में भी विश्वविख्यात वरिष्ठ साहित्यकार हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में अपनी लेखनी को आगे बढ़ाया है, सारी विधाओं में लेखनी को चलाया है। ऐसे जिनकी लगभग 35 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिन्होंने सैकड़ों की संख्या में पत्रिकाओं का और संकलनों का संपादन और प्रकाशन कराया है, जिनकी रचनाएं देश विदेश की हजारों पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं, जो पिछले लगभग 50 वर्षों से साहित्य की सेवा कर रहे हैं। ऐसे हमारे वरिष्ठ साहित्यकार श्रद्धेय डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी हमारे साथ हैं। आपसे मैं उनको रूबरू कराता हूं। डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी, नमस्कार, प्रणाम करता हूं। तो मैं सबसे पहले भारतीय साहित्य मंच की ओर से डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी का माल्यार्पण करके स्वागत करना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं दादा का माल्यार्पण करूं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं। तो मैं अरे भाई पुष्पेंद्र जी, अरे भाई, धन्य कर दिया, धन्य कर दिया। अरे मैं भाई हर्ष शर्मा जी से भी निवेदन कर रहा हूं कि माननीय दादा का माल्यार्पण करके स्वागत करें। भाई हर्ष शर्मा जी। अरे भाई, बेटे खुश रहो, यशस्वी भाई। तो आज हम दादा डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी से उनकी साहित्यिक जीवन यात्रा पर चर्चा करेंगे। उनकी यात्रा के बारे में बहुत सारी ऐसी अनकही कहानियां जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, उनको सुनेंगे। उनसे उनका काव्य पाठ सुनेंगे। उनकी विभिन्न विधाओं में उन्होंने जो लेखन किया है उस पर उनकी वानगी सुनेंगे। मैं सबसे पहले दादा ये जानना चाहता हूँ कि आपका जन्म और आपके माता पिता परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। पुष्पेंद्र जी, बड़े सामान्य घराने में मेरा जन्म हुआ जी। और माइथान मेरा जो बड़ी आगरा की प्रसिद्ध जगह है, वहाँ दो चीज बहुत मशहूर हैं। एक तो सिखों का गुरुद्वारा जी, दूसरा बीपी हॉल में, एशिया की बहुत बड़ी जगह है जी। उसी के मध्य में मेरा पैतृक मकान था जी। मेरे पिता मास्टर श्री सोहन लाल जी इस समय संसार में नहीं है। मेरी माता श्रीमती कटोरी देवी थी। उनका मुझे पूरा स्नेह मिला, पूरा लालन पालन उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया। दूसरे मेरे परिवार में खास तौर से मेरी 5 बहनें और हम कुल मिलाकर, मुझे मिलाकर के 3 जी। तो वो परिवार अब भी बहुत आनंद पूर्वक है। मेरा छोटा भाई है, सबसे छोटा जो भाई है जी, वो बहुत अच्छा गायक है। अच्छा। उसकी आप पैरोडी सुनेंगे तो आप उसे भूल नहीं पाएंगे। मेरे बीबी के भैया कब जाएगा आता है। अच्छा। तो वहाँ लोग लोटपीट हो जाते हैं, बड़ी तारीफें करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि महिला भाई भी बड़े भजन वगैरह गाता है, तो हमारे परिवार में शुरू से ये रहा है। और देखिए, मेरा भी कविता लिखने का जब ये कहना चाहिए शुरुआत हुई तो मैं यहाँ अपने माइथान में अपने इधर घटिया आजम खां पर निकलता तो वहाँ एक पुलिस चौकी है जी। उस पुलिस चौकी के सामने एक गली थी जी। उसमें एक एडवोकेट थे, हरिश्चंद्र मंगल जी हर मंगल के दिन जी एक भजनों का प्रोग्राम करते थे जी। तो मुझे अच्छा लगा, मैं उस भजनों की मंडली में शामिल हो जाता था, सुनता था। मुझे ये लगने लगा ये भजन जो गाते हैं सुनाते हैं मैं भी लिख सकता हूँ। तो एक दिन मैंने मंगल साहब से कहा कि साहब मैंने कुछ लिखा है, अगर आपको ये अनुमति दें तो मैं भजन आपको सुना दूं। क्या? मैंने सुनाया, लोगों ने बड़ी तारीफ की। अब तो मुझे ये लगा अरे मैं तो भजन लिख सकता हूँ। और उसके बाद तो साहब फिर ये समझिए कि शुरू हो गया सब। भजन लिखे,
गीत लिखे, पैरोडियां लिखी, और समझे कहानियां लिखी, कविताएं, उपन्यास, और ये सब शुरू हो गया। फिर तो नाटक और जाने क्या क्या, रिपोर्ट आज, और ये रेडियो रूपक, यात्रा वृत्तांत, ये सारी विधाएं मुझसे जुड़ती चली गई और मैं साथ इसमें आगे बढ़ता हुआ। तो ये शुरुआत है। और मैं आपको एक घटना सुना दूं, और जो बड़ी रोचक है कि जब मैं अपने पास में प्राइमरी स्कूल था, बिल्कुल आपके गुरुद्वारे के निकट में, तो साधारण उस जमाने में एक तो बुद्धि का होता था, उसमें खलिया वगैरह डालते, तो एक नेचे की कलम होती और पट्टी पर लिखते थे। अब देखिए बौद्धिक का, जैसे हम बुद्धि का कहते हैं, वो बुद्धि का प्रतीक होता है, ईमानदारी की बात, उसका नाम बड़ा सोच समझ कर रखा गया। तो ऐसा हुआ कि वहाँ एक उसके प्राइमरी स्कूल के जो हेडमास्टर थे, रोशन लाल जी गुप्ता, उन्हें जाने क्या लगा मुझे, मेरे अंदर, कि मुझे उन्होंने मॉनिटर बना दिया क्लास का। अब क्लास का मॉनिटर बन गया, चलिए साहब, बच्चों के अंदर कुछ समझते हैं कि भाई ये तो कुछ अलग है अपनी श्रेणी का, ये बना। हुआ ये कि एक दिन डिप्टी साहब मुआयना करने के लिए आए। अब डिप्टी साहब मुआयना करने के लिए आए तो भाई मॉनिटर के तो दिखाना कि ये कितना काबिल है हमारा। ऐसी हुई, डिप्टी साहब मुझसे प्रश्न किया, बहुत सी बातें पूछी। एक प्रश्न मुझे अब तक याद है जिसमें मुझे प्रताड़ना मिली। उन्होंने पूछा कि क्लाइव कहाँ से आया था, लॉर्ड क्लाइव कहाँ से आया था। मैंने कहा साहब सात समंदर पार से। डिप्टी साहब थोड़ा मुस्कुराए और रोशन लाल जी की तरफ हेडमास्टर की देखा, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं कहा, चले गए, मुआयना खत्म हो गया। फिर हेडमास्टर साहब उन्हें छोड़ छाड़ के लौट के आए, तो उन्होंने सबसे पहले मेरे कान पकड़े, खूब उम्मीद थे, उम्मीद के बोले, अबे ये कह रहा कि मेरी जेब में गोल गोल को सिक्का है, ये नहीं कह रहा है कि वो सिक्का ये रुपया है। अरे सीधा कह देता क्लाइव इंग्लैंड से आया था। तो साहब तो बड़ी हंसने की बात नहीं, पुष्पेन जी, बात बड़ी उनकी माकूल थी। अब सात समुद्र पार, अरे सातों जाने कितने देश हैं, तो वो बात में भूल नहीं पाया। और साहब उसमें ये हुआ कि रोशन लाल जी ने मंदिर मेरी छीन। कोई बात नहीं साहब, आगे मैं विक्टोरिया इंटर कॉलेज में पास में था, वो भी घटिया बहुत पुराना। हाँ, तो वहाँ साहब मेरा एडमिशन हो गया। अब एडमिशन में देखिए चोट खाया हुआ था प्राइमरी स्कूल, तो वहाँ ये सोच रहा था यार वो कसर यहाँ निकल जाए, और हुआ ऐसा। पंडित रायनाथ कुजरू थे, कुजरू साहब उसके प्रबंधक। अरे साहब क्या पर्सनैलिटी, अरे साहब मैं कह नहीं सकता हूँ, विजयनाथ कुजरू ऐसा परिवार था ये कश्मीरी लोग थे, समझे साहब। और वहाँ के जो प्राचार्य थे विक्टोरिया इंटर कॉलेज के, मोर भट्ट साहब, समझे साहब, इन दोनों को कहना चाहिए मुझे प्रोत्साहित किया, उत्साहवर्धन किया कि तुम्हारी आवाज अच्छी है और तुम देखने में भी ये लगते हो कि मंच पे जमोगे, तो यार कोई पैरोडी आप सुनाओ। हमारे एनुअल फंक्शन 10 जनवरी को होता था, हर वर्ष में जो उनका जो वार्षिकोत्सव होता था, तो साहब मैंने पैरोडी काका हतरसी थी करता की एक पैरोडी सुनाई, छा गई साहब, क्या सम्मान हुआ साहब मेरा, वो कसर मुझे वहां मिल गई साहब। फिर तो साहब फिर आगरा कॉलेज में भर्ती हो गए। आगरा कॉलेज में अपना ऐसा ग्रुप मिल गया। आगरा कॉलेज में उस समय नितिन सेठी साहब तो प्राचार्य थे जी, और पदम सिंह शर्मा कमलेश हमें हिंदी पढ़ाते थे। अच्छा, कमलेश जी। और देखिए ये थे आपके भगवत स्वरूप जी, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कभी कभी हमारी क्लास लेते जी। डॉक्टर घनश्याम अस्थाना जो बहुत बड़े अच्छे कवि भी रहे हैं, वो हमारी इंग्लिश की क्लास लेते थे जी। और जो दादाजी महाराज जी, अगम प्रसाद जी महातो जी, ये हमें इतिहास पढ़ाने आते थे जी। इनके दो शब्द मैं भूल नहीं पाता हूँ जी। एक तो ये कहते थे हमेशा सक्सेस लाइक सक्सेस, और दूसरा ये कमेंट करते थे कि फूट भारत की मेवा है, फूट। देखिए कितना बड़ा काम था कि हमारी रियासतें और इनमें कैसी लड़ाइयाँ होती, तो इस बात को इस ढंग से कहते हैं। तो हम कहते हैं दादाजी धन्य आप, एक शब्द में आपने पूरे हिंदुस्तान का पूरा बन जी। तो ये सौभाग्य रहा। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो बड़े मंच के जाने वाले बादशाह हैं सोम ठाकुर, वो मेरे कॉलेज फेलो थे, समझे साहब। उनके साथ हालांकि आप आश्चर्य करेंगे, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैंने उनके साथ
और उनके सामने कभी कविता नहीं सुनाई, कॉलेज में रहा और बहुत लोगों के साथ में कविता पढ़ता रहा, सुनता रहा। और सबसे बड़ा जब मेरी जो है ये पता लगा मैं कवि हूँ, ये सबसे बड़ी घटना थी। पंडित ऋषिकेश चतुर्वेदी युग का चमत्कारी कवि था। ऐसा कवि के साथ सदियों में पैदा होगा। पंडित ऋषिकेश चतुर्वेदी चौबेदी का खतरा, आप आश्चर्य करेंगे पुष्पेंद्र जी, उनका काम देखेंगे आप। एक व्यक्ति कविता लिख रहा है, महाकाव्य लिख रहा है, एक तरफ तो प्रश्न कथा चल रही है और उसको उल्टा कर दो कोई राम कथा हो जाए। जैसे वह राजा आ रहा है, समझे, चाहते हैं धारा आ गया, आप सुनेंगे उधर ताड़का वध हो रहा है, इधर कूटना वध हो रहा है, समझे। इतना गजब का है, ऐसा काव्य किसी ने नहीं लिखा है। और अब तक मैं कहता हूँ कि पंडित ऋषिकेश चतुर्वेदी जैसा व्यक्ति कितने विनम्र थे। जब उनके यहाँ एक रत्नजीत संस्था की गोष्ठियां हुआ जी, उसमें मैं शामिल हुआ करता था और देश के और लोग भी जो अपने शहर के थे, जाने माने सब लोग पहुंचे थे वहां पर। याद चतुर्वेदी, चौधरी सुखराम सिंह, प्रभात दीक्षित और ये सब घूमता वो सब पहुंचे थे जी। तो वहां पर सबसे बड़ा सौभाग्य मुझे क्या प्राप्त हुआ कि जो धर्मयुग में सबसे पहले मेरी रचना छपी। धर्मयुग कैसा अखबार था आपको ये बता दूं कि साहब उसके लिए तड़पते थे लोग कि कब आएगा, इंतजार करते। तो उसमें मेरी रचना सबसे पहले आई, समझे। ये अजंता की बात, वो उसमें कविता थी, इसमें एक घटना घटी मेरे साथ। ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा नाम है हिंदी का, बाबू वृंदावन लाल वर्मा, मृगनयनी, विराटा की पद्मिनी और झांसी की रानी फिल्म में बनी। बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है बाबू वृंदावन लाल वर्मा का। तो ये आकर के बैठे हुए थे, दर्शन जी की होती, बड़े बड़े लोग आते थे, ये भी आए हुए थे। हमारे यहाँ पद्मश्री पंडित ये थे आपके हरिशंकर शर्मा, लगवा के चलते थे, समझे साहब, पद्मश्री थे, बहुत बड़े कवि थे। ये वहां आकर के बैठ गए। अब दोनों बड़ी महान थे, बाई चांस ये दोनों बैठे थे, मैं अकेला व्यक्ति इनके बीच में पहुंचा, प्रणाम करके चले बैठ गया और आने वाले थे, आते रहेंगे। अब साहब इनमें बात हुई तो बाबू वृंदावन वर्मा बड़े शान से कहने लगे, हमारी देखो झांसी ये है, झांसी की रानी हुई और ये हुआ और वो हुआ, तुम्हारा यार ये क्या, तुम्हारा क्या ब्रजमंडल क्या है यार, अगला कुछ सुनते रहे। पंडित हरिशंकर शर्मा जी सुनते रहे, फिर बोले एक बात बताओ यार बाबू वृंदावन वर्मा, एक बात बताओ मुझे कि यार तुम्हारी झांसी में सब कुछ है, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारा नाम झांसी लाल या दतिया लाल क्यों नहीं रखा गया, बाबू वृंदावन लाल वर्मा क्यों रखा। अरे साहब ऐसा झेपे हो। मैंने साहब ये घटना उठा के धर्मवीर भारती, अच्छा साहब धर्मयुग से छाप दिया। ये पहली घटना मेरी थी जो आई। हालांकि इससे पहले मेरी रचनाएं हैदराबाद की एक पत्रकार थी अजंता, बहुत अच्छी पत्रकार, कल्पना अजंता, ये दो भेजी। तो सबसे पहले मेरे 2 गीत वहां छपे और जब वहां छपे तो रतन गीत की गोष्ठी में ये हल्ला हुआ कि ये कौन व्यक्ति है जी, आगरा का जी। मैं बताता नहीं था, मैं कभी सुनने जाता था तो डॉक्टर कुलदीप और ये सब, तो भाई ये कौन व्यक्ति है, ये बढ़िया कविता इसी अजंता में आई है। तब पता लगा कि ये कवि है। और था उसी गोष्ठी के 2-3 बातें आपको और बताऊंगा जो बड़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, जी हाँ। उनका इतना जज्बा था, एक तो इतने विनम्र थे कि अगर उनकी गोष्ठी में खोंचे वाला भी पहुंच जाए जो गजब बेचता तो आधा झुक करके प्रणाम करते। ऐसा व्यक्ति मैंने, महान थे लेकिन साहब इतना सहज और सरल व्यक्ति, आधा झुक जाता था, आओ आओ इस तरह से। तो उनके यहाँ मैंने फिर लोगों के दर्शन किए। महापंडित राहुल सांकृत्यायन, फिराक गोरखपुरी, पृथ्वीराज कपूर, के.एम. मुंशी जो गवर्नर भी रहे, समझे साहब। और मैं आपको क्या क्या नाम बताऊं, जैनेन्द्र कुमार जी, मैं आपको जितने नाम है, ये जो वो श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी वाले, समझे साहब। ऐसे लोगों के दर्शन हुआ, बातचीत करने का मौका मिला, समझे साहब। और इसी बीच में मैं आपको एक घटना और सुना दूं, बातें तो और होती रही। फिराक गोरखपुरी 28 तारीख को इनका जन्म दिवस था और ये 28 अगस्त 1896 में इनका जन्म। भाई बहुत बड़े महान शायर हुए हैं फिराक गोरखपुरी, रसवंत सहायता नाम तो, लेकिन फिराक करके बहुत मशहूर हुए। तो फिराक साहब के वहाँ मेरा परिचय हो गया था इनसे। तो एक जब ये मोतीगंज में ये नगर पालिका थी, ये शिफ्ट होकर आई इधर, नगर महापालिका होकर के अपने NGO पर, इसका भवन नया बना
मैं मुलाजिम था मामूली। बाद में तो मैं बहुत कुछ मेरा ये PRO बना और मैनेजर फूड सदन का और लाइब्रेरियन। उस समय बहुत छोटी सी मेरी पोस्ट की मुलाजिम था, लेकिन शौक था। तो कविता सुनने के लिए वहाँ जमा हुआ था और सदारत कर रहे थे ये गोरखपुरी साहब। 1-1:30 बजे इनका नंबर आया, भाई अध्यक्ष थे इसलिए बाद में आना था। अब साहब हुआ साहब इनको सुनने के लिए भीड़ बैठी, इनको और भी शायर थे, लेकिन साहब एक प्रमुख तो एक व्यक्ति होता है, फिर आप गोरखपुरी को सुनना है। तो साहब भीड़ लगी हुई थी, हम भी जमे हुए थे। अब साहब ये खड़े हुए तो वहां तो साहब और होगी क्या हुआ कि फलान साहब का इदारबंद खुल गया। एक बोला है और होगी, अबे एक और कर रहा, पहले इदारबंद मान लेना थे साहब। बहुत ठहाका लगा लोग ये मैंने आपको जोन्स लाइब्रेरी में जो है जी हाँ, ये बहुत दिनों बाद आया। मैं करीब मेरे 16 वर्ष वहाँ पर लाइब्रेरी में 16 वर्ष रहा जी। बहुत उसी वक्त था मौका मुझे बहुत मिला और सब मैंने लाइब्रेरी के बहुत मेंबर बनाए और मेरी वजह से वहाँ कभी गोष्ठियाँ कराता था। मिर्जा गालिब के जिसके शेरों की और इनके पत्थर जो समुद्र के किनारे चुने थे जी। एक नाम भूल रहा उनका, अरुण धन के वो थे रिश्तेदार, नाम एकदम उतर गया मेरे दिमाग से। तो मिर्जा गालिब ने जो शेर कहे हैं, उन्होंने उन्हीं शेरों पर समुद्र के किनारों से जो पत्थर समुद्र के होते हैं टूट जाते हैं और वो सब उन्हीं के आकार लेकर के बोले देखो ये शेर गालिब नहीं, शेर इस पर शेर का। उसकी नुमाइश मैंने लगाई थी, बागला साहब के यहाँ पे 2 दिन नुमाइश लगी। बड़े मेंबर बने साहब, जीवन भर का ये तो बागला साहब बोले भाई साहब कमाल कर दिया, इतने मेंबर बनाइए लाइब्रेरी। ये सब रहा साहब और चलिए और आगे बातें होती रहेंगी। तो इस तरह से यात्रा चलती रही। फिर मैंने आपको कुछ पॉइंट जो है मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये बहुत ज़रूरी है मेरे जीवन के। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि मेरे जीवन के अंदर कुछ ऐसे संयोग आए हैं कि मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। पहला संयोग तो ये रहा कि आप ये समझिए कि जिस वक्त पूरे देश में ये दूरदर्शन नाम की कोई चीज नहीं, भारत वर्ष में ये शायद मेरा ख्याल है 79 या 80 में आई, जहां तक मेरा ख्याल है। जब टेलीविजन आया धूम मच गई, आकाशवाणी का एक तरफ से आप जानते हैं लोगों ने रेडियो का फीका और जैसे अब आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप का आप देख रहे हैं, अखबारों की मट्टी छाटती है। तो उस समय साहब एक नगर से छाटे जा रहे थे लोग। वो साहब मैं सौभाग्यशाली हूँ, आगरा में पहला व्यक्ति हूँ कि दूरदर्शन में मुझे साक्षात्कार के लिए 10 मिनट का मेरा इंटरव्यू हुआ और उस पर पूरा संसार जो भी देखना चाहता था, क्योंकि कोई चैनल नहीं, सबने सुना। केवल दूरदर्शन ही 10 मिनट का वहाँ के वो थे शिक्षा आयुक्त थे, शायद विद्याशंकर ऐसा कुछ नाम था, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया जी। तो साहब ये बड़ा सौभाग्यशाली मेरा था कि ये मेरा। और एक आध घटना और आपको बता दूं कि मैं लंदन कैसे पहुंचा। भाई मैं इतना बड़ा कमी नहीं हूँ। और मैं एक बात आपको पुष्पे की बता दूं, जो मैं बड़े दिल से और बिल्कुल सब लोगों से खुलासा कहता हूँ कि मैं मंच का कभी नहीं। लोग मुझे मंच पर ले जाते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन मेरी उसमें हॉबी नहीं। मेरी हॉबी लिखने में, मुझसे लिखाइए जितना लिखना, लेकिन उसके बाद मेरे जानने में ये आया है कि एक कविता आपको लंदन ले गई। एक कविता, वो आप सही कह रहे हैं। वो मैं सुनना चाहता हूँ कि वो क्या घटना वो आपको घटना में सुना रहा हूँ। ऐसे ही मैं कविता पाठ कर रहा था दिल्ली के एक फंक्शन जी। तो वह हुआ ये कि मुझे नहीं पता, कैसे हम लोग नहीं जानते, सुनने वाले कौन जानता, कौन तो बड़े बड़े लोग बैठे। ये वहाँ के उस वक्त तत्कालीन हाई कमिश्नर ये आपके डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंह जी, वो भी इस कविता सम्मेलन में बैठे। तो मैं एक कविता पढ़ा रहा था और हिंदी के ऊपर मैं पढ़ रहा था, भाषाओं की ये पटरानी सशक्त बंधन हिंदी वाली जी। और इसमें मैंने बड़े वैज्ञानिक ढंग से ये बताया था कि ये कहाँ से इसका कौन सा शब्द कंठ से निकलता है, कौन तालु से निकलता है, और जैसे हम लिखते हैं वैसा उच्चारण करते हैं। हम BUT बट और BUT पुट
ऐसे नहीं कहते हैं, क्योंकि यूं लग गया तो हमको तो गया मोहब्बत हो गया, अरे ये कोई आपकी कोई लैंग्वेज है। तो मैं ये सब बातें वहाँ बता रहा था, बड़े प्रभावित हुए। इन्होंने कहा इस व्यक्ति को लंदन बुलाओ। उस समय फैक्स था, ये नहीं थे, मोबाइल वगैरह नहीं थे। मैं सन बात कर रहा हूँ आपसे सन 96 की करीब, 95 में शायद करता पड़ा, तो 96 में मुझे जाना पड़ा जी। तो उन्होंने उसी वक्त अपने पीआरओ से कहा इस व्यक्ति को नोट करो, ये कौन है और इसको लंदन बुलाना है और ये कविता है सुन। मैं गया साहब, और मैं आपसे कहता हूँ 14 दिन रहा। अच्छा। और जो सम्मान मुझे उन्होंने दिया वो सम्मान मैं भूल नहीं सकता। हालांकि उसी दौरान 2 हस्तियों से मेरी मुलाकात हुई जी, लंदन। और 2 देखिए आप चौंक जाएंगे, एक हिंदी साहित्य का इतना महान उपन्यास का, नाटक का, जिसका नाम सुनते ही लगता है कि हिंदी का कितना बड़ा नाम था, कमलेश्वर। कमलेश्वर जी मेरे मित्र बने लंदन। और साथ एक थी माया गोविंद, जो वैसे बड़ी अच्छी कवित्री थी। मुझे अब तक याद है कि सहारनपुर के कवि सम्मेलन में इनको सबसे ज्यादा सुना गया, माया गोविंद जी। अब वो स्क्रिप्ट राइटर हैं बॉम्बे में जी, वो मेरे साथ थी माया जी। तो इन 2 शख्सियतों से मेरी मुलाकात। और कमलेश्वर जी मेरे ऐसे अभिनेत्र बन गए कि मैं आपसे कह नहीं सकता हूँ कि उनके घर आना जाना, और मैं हमेशा मुझे केवल मिलन भाई इस तरह संबोधित जी समझे था। मेरी जब मैं लौट के आया, मैंने एक किताब लिखी लंदन के वेदिंग जी, जिसका यात्रा वृत्तांत है जी। तो मैंने कहा कमलेश्वर की भूमिका लिखी आप जी। अच्छा, बड़ी प्यारी भूमिका लिखी साहब उन्होंने। हाँ, फिर मैंने लक्ष्मीलाल सिंह भी साहब से कहा जी, तो उन्होंने उसकी भूमिका, एक ने कथा लिखा, एक ने भूमिका लिखी। फिर मेरे आदरणीय थे बड़े भाई सोम ठाकुर जी, मैंने कहा आप भी लिखो जी। उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा। तो ये मेरे लिए साहब 3 हस्तियों ने उसको इतना बढ़िया ढंग से लिखा कि वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से उस वर्ष की सबसे बेहतरीन पुस्तक हो सके। लंदन के उन दिनों में जब वहाँ रहे आप जी, तो हिंदी कविता और हिंदी साहित्य के बारे में वहाँ के लोग किस तरह से सोचते हैं? नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरा जो अपना अनुभव है जी, एक सज्जन थे जो हमारे केएम हिंदी इंस्टीट्यूट में रहते थे जी, वो लंदन चले गए। अच्छा। एक ये थे, सक्सेना परिवार था, उषा राजी कवित्री जी, और वहाँ के जितने हिंदी प्रेमी थे जी, जैसे एक बर्मिंघम के थे डॉक्टर कृष्ण स्वरूप, ऐसा नाम था उनका ये, और एक था वहाँ पर अंग्रेज खुद जी, वो था रूपर्ट स्नेल जी। ये हिंदी के इतने भक्त थे कि रूपर्ट स्नेल ने तो मुझसे ऐसी दोस्ती गांठी थी जी, समझे साहब। वो ये कहते थे मिलेंगे तुम यहीं रहो, हमें कुछ मिलेगा, हम आपसे कुछ लेंगे। तो वहाँ हिंदी का वातावरण जो था, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, 300-400 परिवार होंगे हिंदी जी। और जब वहाँ पर ये सम्मेलन होते थे तो सम्मेलन में अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी होती जी, 200-300 का। तो वहाँ 100-200 किलोमीटर दूर, जैसे बर्मिंघम है अलग है, लंदन से अलग है, समझे था। तो वहाँ भी कवि सम्मेलन हुआ। और होता क्या था कि जिन दिनों हम खाली होते थे उन दिनों ये अपने परिवार में बुला रहे, हमारा भारत का कवि आया हुआ है, तो अपने परिवार में सब बच्चों को बैठा करके और फिर कविताएं सुनते। तो वो आत्मीयता और वो सुख जो मिला था, वो मैं आपसे कहता हूँ कि बहुत कम लोगों का नसीब हो। बिल्कुल ठीक है। ये वहाँ का वो था। तो बहुत कुछ वहाँ से लेकर के आए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि साहब वो शहर, वो कहना चाहिए विश्व का एक सबसे बड़ा शहर देखने को मिला, ये सबसे बड़ी बात थी। तो एक कविता की वो मैंने सुना था उसके बारे में, जी, दादा से चर्चा करता हूँ उस विषय पर। तो दादा जो पहली कविता आपने, हाँ पहली कविता थी साहब मेरी, जो अजंता में छपी जी, मैं शायद याद आ जाए तो ठीक। ना मैं कुछ पंक्तियां उसकी सुनाई देता जी, हूँ, सुनाई देता हूँ, है वो मैं उसको जी रखा है जी। उसका नाम था जीवन सरता जी। जीवन सरता में सबसे पहली कविता जो मेरी छप करके आई जी, वो ये है जी। ये मानव जीवन भरा हुआ दुखड़ों से, ये मानव जीवन भरा हुआ दुखड़ों से, मैं इसीलिए भर भर पलकों में पानी, मैं इसीलिए भर भर पलकों में पानी,
जीवन सरता को रोज उलीचा करता, जीवन सरता को रोज उलीचा करता, मन के मन दीपक बुझा उजीता करता, मैं मन के दीपक बुझा उजीता करता। क्या बात है। दूसरा बंद सुनिए कैसा। स्वागत है सर, स्वागत है सर। इस जग की राहें कितनी टेढ़ी मेरी, इस जग की राहें कितनी टेढ़ी मेरी, मेरी आशा की धरती सीधी साधी, मेरी धरती की मेरी आशा की धरती सीधी साधी, मैं जिधर चला पथ भूल गया पगला सा, मैं जिधर चला पथ भूल गया पगला सा, मेरी आहों पर कौन तनिक पिघलाता, मेरी आहों पर कौन तनिक पिघलाता, मैं मधु का प्याला भरता रीता करता, मैं मधु का प्याला भरता रीता करता, ये मानव जीवन भरा हुआ दुखड़ों से। के दूसरा बंदे के जलते टीले के एक दिवस सीने पर, जलते टीले के एक दिवस सीने पर, बैठा बैठा मैं सोच रहा जीने पर, बैठा बैठा मैं सोच रहा जीने पर, क्यों मेरी माटी पल पल गलती रहती, क्यों मेरी माटी पल पल गलती रहती, क्यों भरी जवानी प्रतिपल ढलती रहती, क्यों भरी जवानी प्रतिपल ढलती रहती, ये समय पार्थ, ये समय पार्थ कौरव तन जीता करता, समय समय रूपी अर्जुन, ये समय पार्थ कौरव तन जीता करता, मन का मन दीपक बुझा जीता करता। और मन देखिएगा, मैं मन के निष्फल सपन सजाया करता, खुलती सांसों में बेबस गाया करता, मेरी आंसू की धार न रुकती बहती, मेरी आंसू की धार न रुकती बहती, अनमनी न जाने क्या क्या कहती रहती, अनमनी न जाने क्या क्या कहती रहती, क्यों दुख का क्षण, क्यों दुख का क्षण युग युग सा बीता करता, मैं मन के मन दीपक जला जीता करता। और सब अंतिम बंद इसका और सुनिएगा। अनजाना एक साथी सपनों में आया, अनजाना एक साथी पलकों में आया, मेरे मानस में झांक जरा मुस्काया, मेरे मानस में झांक जरा मुस्काया, कुछ बोल कहे उसने टूटे फूटे से, कुछ बोल कहे उसने टूटे फूटे से, वह चला गया हम रह गए खड़े लुटे से, वह चला गया हम रह गए हम शंकित खड़े लुटे से, सुख आएगा सुख आएगा फिर कौन प्रतीक्षा करता, सुख आएगा फिर कौन प्रतीक्षा करता, मैं मन के मन दीपक जला उठा करता, मैं मन के ये सब मेरी पहली रचना जनता में आया। और इसके बाद तो ऐसा दौर लगा था कि फिर तो धर्मयुग है कदम भी नहीं है, समझे, ये सब चलता ही था। दादा, आज पूज्य द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी की पुण्यतिथि है, आज का दिन है, और उनके साथ आपका सानिध्य रहा, तो और उस संदर्भ में और उनके बारे में थोड़ा सा कुछ प्रकाश रखें। उसमें जी बहुत बढ़िया आपने सवाल किया है जी, और आज अमर उजाला ने भी मुझे धन्य कर दिया है जी जी, एक बहुत बढ़िया संस्मरण उन्होंने छापा है जी, और ये एक ऐसी यादगार है जी, जो मैं भूल नहीं पाता हूँ। जी, दरअसल हुआ क्या था कि इनका एक भारत सरकार का केंद्रीय भाषा निदेशालय मैसूर के अंदर है जी, तो मैसूर में एक वहाँ की महिला प्रभारी थी श्यामला जी, उनके दिमाग में ये आया कि ये जो अंग्रेजी पद्धति के स्कूल है कॉन्वेंट और नर्सरी ये सब, इनमें बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ऐसी कविताएं पढ़ाई जाती जी, क्या हिंदी में इसका विकल्प नहीं हो सकता है हम इन कविताओं को क्यों पढ़ें। जी, तो उसके दिमाग में आया कि ऐसा काम किया जाए, कवियों को पकड़ा जाए। जी, तो वो यहाँ आगरा आई जी, और आगरा में उन्होंने 14 दिन का शिविर लगाया
आगरा। हाँ, इसलिए कि यहाँ मूर्धानी कभी द्वारका प्रसाद नायडू ही बैठे हुए थे। जी जी अब साहब तलाश हुई कौन कौन है। जी साहब मैं भी खुशनसीब जी उसमें शामिल हुआ जी। और बड़ा अच्छा पेमेंट देती थी, रोज क्लासें रखती, 14 दिन लगी साहब। अच्छा। 2 घंटे 3 घंटे की क्लास जी है। हाँ। कविताएं लिखते थे, खारिज कर दी जाती थी, जी। ये नहीं, ये पसंद नहीं है, ये बाल मनोविज्ञान के विपरीत है। जी। ऐसे बड़ी बहस होती, इस तरह था। करीब 500 के लगभग कविताएं थी हम लोगों ने, सबने मिलकर एक कार्यशाला था। बिल्कुल कार्यशाला थी और इसमें लगती थी केंद्रीय, और इसमें करीब मेरा ख्याल है 20 कवि बैठते थे। हाँ, कुछ लोग मौन रहते थे। जी। अच्छा, रोली तिवारी जो महिलाई को वो भी शामिल, मैं उनको ले गया था। जी। उनका बहुत अच्छा वो था, जी। इनको ले गया था। इनसे इन्होंने बाल रचना लिखी, सुशील करित थे, डॉक्टर शशि गोयल थी, जी। और बाहर से राष्ट्रबंधु और कई लोग, और जयप्रकाश भारती नंदन के संपादक, ये सब लोग आए थे। तो वहाँ पर हमने जो कविताएं लिखी, तो द्वारका प्रसाद नायडू ये भाई हेड थे, श्यामला जी बड़ा रिकॉर्ड करती थी। तो वहाँ हमने कविताएं लिखी साहब। अब देखिए परिणाम क्या हुआ, सारी कविताएं सारी बहस होकर के जब पास कर ली गई तो 45 कविता तो मिल आई बाल साहित्य पर। क्या और साहब मैं ऐसे ही सब लोगों की 40-50 ऐसे करके सब लोगों का उन्होंने सम्मान रखा। अब साहब ये हुआ कि इसको आजमाया जाए, जी बच्चों पे क्या असर होता है। जी। तो साहब नागरिक विज्ञानी सभा के मानस भवन में बच्चों को एक बड़ा समूह से स्कूल से लेकर बच्चों को इकट्ठा किया। फिर मंच पे हम लोगों से कहा चलिए अब कविताएं सुनाएंगे। क्या बात। साहब कविताएं हुई जी, बड़ा आनंद आया साहब, और खूब तालियां पिटवाई लोगों से। समझे साहब तो कविताएं कुछ मैं आपको सुना दूंगा, कर देखिए। तो फिर उसके साथ 3 किताबें छपी, यानी 6 से लेकर 7 वर्ष के बच्चों के लिए, 8 से लेकर 10 वर्ष के, 11 वर्ष के बच्चे, 3 किताबें छप कर के। बड़ा पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया। 3 किताब आ गई हैं छप कर के, और मेरे पास भी लगी हुई है। शीशा टूट गया, खोल के मैं दिखा देता हूँ उनको। बड़ी अच्छी किताबें हैं, और वो केवल यही था कि हम अंग्रेजी कविताओं के विकल्प के रूप में शिशुओं के लिए ऐसी कविताएं क्यों नहीं लाते। ये थी एक ऐतिहासिक घटना रही जो मैंने आपके सामने वर्णन की। अब एक गजल सुनिएगा जी, प्रतीकात्मक गजल है जी। स्वागत है। धूप लगवाने लगी पाषाण खंडों। क्या बात है। धूप मतलब शिक्षा पद्धति, हमारी शिष्टाचार, हमारे आचरण, क्या बात है। धूप लगवाने लगी पाषाण खंडों पर, संतुलन खोने लगे आकाश झंडों पर। इतनी बड़े व्यापक योजनाओं पर केवल झंडा लेके खड़े हो गया, हमारा नली ये करेगा, हमारा भगवा ये करेगा, हमारा ये साइकिल ये करेगी, हमारी तरह यूकेलिप्टस हो गए हैं हादसों के गुणन। यूकेलिप्टस का जो पेड़ होता है, अरे जिस देखते जाओ बढ़ते ही जा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, सब यूकेलिप्टस हो गए हैं हादसों के गुणन फल। कुछ चढ़ा ऐसा जुनून मुस्तंद पंडों पर, धूप लगनाने लगी पाषाण खंडों पर, और संकलन खोने लगे आकाश झंडों पर। रेप, रिश्वत, रहजनी। इससे पहले एक मिसवा थे, पहली पंक्ति सुनिए कि सत्ता पाना ही नहीं खास मकसद और भी। जी हाँ, सत्ता पाना ही नहीं खास मकसद और भी। रेप, रिश्वत, रहजनी और प्यार गुंडों पर, धूप लगनाने लगी पाषाण खंडों। क्या बात। धूप लगनाने लगी पाषाण खंडों पर, और बुजुर्गों ने विरासत में जिन्हें सौंपे महल, बुजुर्गों ने विरासत में जिन्हें सौंपे महल, बेघरौंदे रह गए वह भी वितंडों पर, बेकार की चीजों पर बेघरौंदे रह गए वह भी वितंडों पर। और ना कोई सिद्धांत निश्चित, ना कतई गंतव्य, ना कोई सिद्धांत निश्चित, ना कतई गंतव्य। दल हुए दलदल टिके हैं महज डंडों पर। मारा धाड़ी धक्काओं की मार, ये करो इसको छीनना उसको। दल हुए दलदल टिके हैं महज डंडों पर, और कौन की तकदीर जिनके हाथ सौंपी थी, कौन की तकदीर जिनके हाथ सौंपी थी, बेखलीफे सेकते अब हाथ कंडों, बेखलीफे सेकते अब हाथ कंडों पर, धूप लगनाने लगी पाषाण खंडों पर। और देखिएगा कि डगमगाते पांव पहले भी रहे थे, मत्ता है गजल का कि डगमगाते पांव पहले भी रहे मिलन, आज देखा मिलन दिखता धर्म अंडों पर, आज देखा मिलन दिखता
पत्थर मेरे ऊपर क्या बात है। धूप लगवाने लगी, पाषाण खंड। ये इसी पर मुझे याद आ गया एक आपकी बात आपके साथ जो गुजरी। झांसी में एक मुशायरा हुआ था, अशोक था और हरीश अग्रवाल प्रपोर्शन जी हम तीन थे हिंदी के कवि, बाकी सब मुसलमान शायर जी गजलें चल रही जी। थी। मैंने एक गजल पढ़ी साहब, अब वो जो गजल पढ़ी हाँ, दूसरे का अखबार के झांसी के खबर में जगह छपा कि मिलन ने मुशायरा लूट लिया, हेडिंग लाइन। अब वो गजल सुनिए आप। स्वागत। हमने तो जिंदगी को समुंदर बना लिया। ओह हाँ, समुद्र ऐसा होता है कि आप सब चाहे आ- गंदगी सब आ और जाए। चाहे गंगा हर एक को अपना, हर एक को आत्मसात क्या? करना है। इससे बड़ी कोई चीज नहीं। वाह वाह। तो हमने तो यही सीखा कि जिंदगी को समुद्र बनाओ, जो कुछ कह रहा है सब बर्दाश्त करो। हमने तो जिंदगी को समुंदर बना लिया, हाँ हाँ हाँ। हमने तो जिंदगी को समुंदर बना लिया, ओहो नाकामयाबियों को सिकंदर बना क्या लिया, बात है। नाकामयाबियों को सिकंदर बना लिया। वाह वाह। आतंकवादी धमकियों का खौफ क्यों करें, हम्म, आतंकवादी धमकियों का खौफ क्यों करें, हर एक जुर्म हंस के कलंदर बना, हाँ, हर एक जुर्म हंस के कलंदर बना लिया। क्या बात। हमने तो जिंदगी को समुंदर बना लिया। क्या बात। और देखिए ये शेर सुनिएगा। कुछ लीक वाले चिन्हों पे थक जो गए कदम, क्या बात है। जो हमारी परंपरा है रूढ़ बांधता है। जी हाँ। हम्म। स्वागत। कुछ लीक वाले चिन्हों पे थक जो गए कदम, बिल्लों की तरह उनको बवंडर बना लिया, हाँ, बिल्लों की तरह उनको बवंडर बना लिया। क्या बात। हमने तो जिंदगी को समुंदर बना लिया, ओह। नाकामयाबियों को सिकंदर बना लिया। क्या बात है। और देखिए साहब इस शेर को सुनिएगा, स्वागत। तो वहाँ के सब शायरों के लिए कही थी मैंने स्वागत। कि संजीदगी से गजल को कह तो गए गजल, ओह संजीदगी से गजल को कह तो गए गजल, हमने मजा किया सुपर नंबर बना लिया। क्या बात है। हमने मजाक किया, मजाक हमने मजाक किया, जरा अर्थ निकालिए जी। हमने मजाक किया किया। या हमने मजाक किया। किया केवल, हमने मजाक किया सुपर नंबर बना लिया, क्या बात। हमने तो जिंदगी को समुंदर बना लिया। अब देखिए जो मैं अब ये मक्ता इसका पढ़ रहा हूँ स्वागत है। भाई साहब, एक इसमें बात मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जी एक बहुत बड़ा चिंतन है इसके जी अंदर। और मुझे लंदन में ये कहने को मिला रूपर्ट स्टेल साहब से, मैंने आपको जिक्र किया था सीजन की घटना से, वहाँ एक अंग्रेज था, हिंदी का प्रेमी, हिंदी बोलता था तो उसने ये कहा मिलन जी, आपके धर्म में या हिंदू धर्म में सनातन 33 करोड़ देवता। मैंने कहा साहब ऐसा नहीं, 33 कोट का मतलब ये संस्कृत का शब्द कोट आ गया, कोट का वर्ग है, एक विशेष विभाग है, ये करोड़ नहीं है इसका मतलब, लोग इसका अर्थ गलत लगा। अच्छा अरे केवल 33 विभाग हैं, जैसे भरौली से कह दी तो जल विभाग है, सरस्वती से कह दिया तो भैया इनको शिक्षा विभाग को संभालो, ज्ञान को संभालो है, इंद्र से कह दिया प्रशासन संभालो, और अग्नि देवता से कह दिया भाई तो ये सब देखो। मैंने सब कुल 33 है, ये 33 विभाग हैं, ये 33 कोट नहीं है। संस्कृत के सबसे लोग बहक जाते हैं, तो मेरा उसका कहा है इसमें कि मैंने कहा 33 कोट तो है, लेकिन अब एक 33 बना या 34 में एक विभाग की जरूरत अब इस समय है। ये मैंने इसमें मक्ते में कहा। क्या वो कौन सा विभाग है? वो आतंकवाद का। वो मैंने कहा है, इस पर मजा आ गया साहब। तो मैंने कहा है 33 कोटि देवता सुनते रहे मिलन, 33 कोटि देवता सुनते रहे मिलन, कुछ सोच नया और पैगंबर बना। हमने तो जिंदगी को समुंदर बना लिया, हमने तो जिंदगी को समुंदर। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। क्या कहने भाई। बहुत कुछ है पुष्पेन जी जिंदगी में 60 वर्ष की एक साहित्यिक साधना के अंदर बहुत कुछ मिला है, और सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे अच्छे लोगों से मुलाकातें हुई हैं, आपकी संगतें मिली हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको रियल कहता हूँ कि यहाँ बड़े अच्छे मित्र मिले हैं, और
सब लोगों ने जितना स्नेह प्यार सम्मान जो जिनके मन में आया खूब भरपूर दिया है, इसलिए ऐसा लगता है जीवन सफल हो गया। बहुत अच्छा लगा, हम लोग इतनी देर बैठे और साहब ये तो ऐसा है कि संस्मरण आप सुनते जाएंगे, कविताएं सुनते जाएंगे, कोई कमी नहीं है, लेकिन एक समय की सीमा होती है। जी हाँ, आप इतने बड़े एक अभियान को लेकर चल रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है साहब, और एक व्यक्ति ये नहीं कर सकता जिसके मन में हिंदी की सेवा की एक लगन होती है, वो ऐसा सोचता है कि जो हमारे लोगों ने कुछ किया उनको लोगों के सामने लाया जरूरी है। ये आपकी एक बड़ी भावना जो है, बहुत ही सुंदर भावना है। तो साहब मैं तो इसलिए यही कहूँगा कि यशस्वी भवे आप जो है, समझे साहब, आयुष्मान समझे, ये मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं और आप इस तरह से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और एक मित्र मैं आपसे जरूर कहूँगा कि हमारी पत्रिकाओं में भी आप अपनी कलम से, आपको याद होगा गोलकुंडा दर्पण में आपकी जब आप पढ़ते थे आपके दादा आप बहुत महान हैं, बहुत महान हैं, आपने देहदान कर दिए और ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा विचार, ऐसा मन में आपके कैसे आया और इसके पीछे क्या रहा? ये बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा है जी। लेकिन साहब ईमानदारी की बात तो ये है जी कि इसके प्रेरणा हैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी, जी हमें अच्छी तरह जानते हैं जी। उन्होंने देहदान पर एक स्मारका निकाली जी हाँ, और वो बहुत अच्छी स्मारका है जी, और उससे बड़ी प्रेरणा मिली जी। फिर उन्होंने एक ऐसे देहदान के ऊपर बहुत बड़े सेमिनार भी कराए जी, जिसमें हमारे बीच में सौभाग्य हुआ जी। कि आपके जो महा गुरु हैं आपके काशी स्वामी जी, श्री गुरु शरणानंद महाराज हाँ, जी, जो आपके यहाँ पर रमण रीति में उस आगमन हुए थे और यहाँ के जो आपके काजी शहर के काजी थे वो बुलाए गए थे और सबसे बात हुई थी कि देहदान में इसका क्या महत्व है जी। और ये कहाँ तक, तो मैं ये समझता हूँ जैसे आपके ये थे आपके मनका मिश्रा की मेहनत की थी आपके योगेश पुरी जी थे, ये सारी बातें निचोड़ ये निकला कि इससे बड़ा कोई था नहीं। ये सब प्रेरणा के कारण और आपको आश्चर्य होगा कि मैंने ये दान तो किया ही और शायद सरोजिनी नायडू में 89 पर मेरा उसको क्रमांक भी रखा। मैंने उस समय देदान पर जो कुंडलियां लिखी जो उनकी स्मारका में छपी जी, वो 2 कुंडलियां आपको सुना। स्वागत है, क्या बात, तो धन्य हो जाएंगे हम। सुनिए साहब, स्वागत है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस नश्वर देह को हम जानते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारे जीवन जो हमें धरोहर के रूप में मिला, ये हमारा अपना नहीं है, किसी ने हमें दिया जी, और धरोहर के रूप में हम यहाँ आए हुए हैं। तो हमारा क्या काम है, तो उस पर मैंने लिखा है कि मृत इस नश्वर देह से हो जग का कल्याण, 5 पेड़ की लकड़ियां बच जाएं श्रीमान। जब हम दाह क्रिया होते हैं तो 5 पेड़ की लकड़ियां करते हैं, जिससे आगे देख रहे हैं हमारी कुदरत कितनी हमसे नाराज है जी। बच जाएं श्रीमान की विद्युत अर्थ सुरक्षित और पर्यावरण प्रदूषण भी मिट जाए सुनिश्चित। कहें मिलन कविराय दाह क्रिया सब अनुचित और पुण्यों में महापुण्य दान कर दे शरीर, कर दे शरीर। क्या बात, देखिए जब हम प्रतिदेह हमारी जब हमें छोड़ के चला, हमारी आत्मा चली जाती है, उसके लिए मैंने कहा कि क्या स्थिति होती है वो देखिएगा। रहें सुरक्षित 10 घड़ी मृत देही में आंख, मरने के बाद भी 10 मिनट तक आपकी आंख जो है सुरक्षित काम अपना करती है, काम करती है जी। रहे सुरक्षित 10 घड़ी मृत देही में आंख और 10 मिनटों तक मृतक की चलती रहती सांस। 10 मिनटों तक, वो तो 10 घड़ी मतलब 10 सेकंड है जी, और ये 10 मिनट तक सांस चलती है। 10 मिनटों तक मृतक की चलती रहती सांस, चलती रहती सांस 20 मिनटों तक मस्तक। 20, ये वैज्ञानिक मैं आपको बता रहा हूँ कि चलती रहती सांस 20 मिनटों तक मस्तक और नहीं बिगड़ती त्वचा सुनिश्चित 5 दिवस तक।
ये हमारा शरीर जो है जी। 5 दिवस तक खराब हो सकती है और नहीं बिगड़ती त्वचा सुनिश्चित 5 दिवस तक। और कहें मिलन कविराय 80 दिवस तक हड्डियां जो 80 दिवस तक। क्या और बात है। काल जाइए कर्म ओहो सदैव ही रहे, काल जाइए कर्म। ये तो कभी खत्म ही नहीं। ओहो तो कुंडलियां बहुत हैं, मैंने आपको नमूने की बहुत देखी है। बहुत ही ऋषि विचार है आप पर, मैं धन्य हूँ और आप बहुत ही पुनीत कार्य तो किया है। दोस्त पुष्पेंद्र जी, बहुत कुछ है जीवन के अंदर। उपन्यास लिखे हैं, एक उपन्यास मेरा बड़ा पॉपुलर हुआ, मैं आपको ये बता रहा हूँ जी जब तक वो छप के आया जी तो मैं उनको भेंट करे आया था शशि शेखर जी जी दिल्ली जाकर। जी उन्होंने हिंदुस्तान में उसका 10-15 लाइन की एक समीक्षा छापी जी और ये बताया ये कैसा उपन्यास है। आप आश्चर्य करेंगे कि यहाँ का भारत सरकार का केंद्रीय एक निदेशालय है, उसने लॉट में पुस्तक खरीदी, समझे साहब, ये बड़ा सौभाग्य है मेरा। और उसकी देखिए उस नाम है वो उपन्यास का जी उफान के उपरांत। ओहो उस उपन्यास में मैंने क्या लिया है, 3 चीज प्रमुख है जो मैं आपको बताऊं। जी। 3 चीज पर पूरा उपन्यास है, जी 150-200 पेज का उपन्यास जी है। उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, पहला तो मैंने ये लिया कि प्रेम जैसी चीज जो होती है वो कभी मिट नहीं सकती है। जी तमाम ये घटनाएं होती हैं, प्रेम के पीछे बड़े बड़े बलिदान हुए, ये सब जी, हुए हैं, जी। ये बड़ी स्वाभाविक है, शाश्वत है। जी दूसरा मैंने उसमें ये लिया था कि हिंदी भाषा हमारे देश की मातृभाषा हर सूरत में राष्ट्रीय भाषा बनती है। जी और मैंने इससे पे ये दिखाया था कि केरल में, तमिलनाडु में इसका बड़ा विद्रोह हुआ, जी तो मैंने उसको ये सिद्ध किया था कि ये हिंदी के पीछे जो कांड हुए, लोगों ने वहां पर अपने क्या नाम है शरीर में आगे लगाई जी। है, अग्निकांड भी हुए हैं। जी। तो मैंने ये कहा था, उसमें ये सिद्ध किया है कि हिंदी के विरोध में नहीं था, ये प्रेम की दुखिया नारी थी, उसने ये सब किया। ओह तो ये मैंने उसमें सिद्ध कर दिया, लोगों ने कहा भाई कमाल। जी और तीसरा पॉइंट था जी कि राष्ट्र हित में जी जो काम 2 व्यक्तियों ने किया, जी पत्रकारिता क्षेत्र, जी एक धर्मवीर भारती, एक कमलेश सिंह। जी इन्होंने जब वक्त युद्ध हो रहा था पाकिस्तान से, तो ये सीमा पर गए थे हाँ और इन्होंने वहां जाकर के सब देखा है। जी। और सब आप ये समझते हैं कि आप जब वहां गोले चलते हैं तो कोई ये तो देखता नहीं ये पत्रकार है, किसी में नहीं लगना चाहिए, वो तो इन लोगों ने जिस तरह, तो इन लोगों को मैंने ये दिखाया कि राष्ट्रभक्ति के लिए ऐसे लोग भी पत्रकारिता क्षेत्र है क्या तो ये मैंने उसका उपन्यास किया। दादा आपने एक महाकाव्य भी लिखे हैं। हाँ, तो महाकाव्य महाकाव्य के बारे में थोड़ा सा बताइए। महाकाव्य मैंने साहब लिखा है खास तौर से इंदौर की महारानी अहिल्याबाई। जी अहिल्याबाई एक विश्व पटल पर एक ऐसी नारी हुई है साहब जी कि मैं ये समझता हूँ कि इस नारी समाज में उसकी तुलना में कोई नहीं है। विश्व पटल देखिए हर एक क्षेत्र में जी सत्यवादी थी, जी भक्ति भावना में उसका कोई मुकाबला नहीं करता है। जी। धर्मार्थ कामों में उसने जितनी आपके ये तालाब खुदवाए, जी। जितनी प्याउआ लगवाई, कुंड बनवाए, बड़े जी, बड़े जी। मंदिर बनवाए, ओहो। समझे साहब। और सबसे बड़ी बात है कि कोई सांप्रदायिक भावना नहीं। ओ जिस वक्त निजाम ने मुसलमानों पर, इनमें 2 होती है ना, सुन्नी और शिया 2, जी तो जब इनमें मारपीट हुई तो बहुत से लोग इनके इंदौर आए और महारानी के सामने के साथ हमारा तो सब कुछ लुट गया, जी अब हम कहाँ जाऊंगा कि नहीं, आप चिंता मत करिए, आपके लिए मस्जिदें बनेगी, जी आपको रहने को काम मिलेगा और आपकी योग्यता के अनुसार नौकरियां। आए तो ऐसी साहब देवी जो है, आए तो आप पढ़ेंगे इसके बारे में। 30 वर्ष शासन किया इसने जी। और 30 वर्ष शासन किया। मैं अब भी कहता हूँ कि अहिल्याबाई को उन सिद्धांतों को अपना लिया जाए तो ये भारत पर किसी खास तस्वीर खड़ा हो। जी। लोकतंत्र के नाम पर जो तमाशा हो रहा जी। है वो सुधर सकता है अगर उसकी शासन नीति को अपना। उस पर मैंने महाकाव्य लिखा है और मैं आप जब यहाँ से चलेंगे तो मैं आपको एक प्रति भेंट भी करूँगा। मेरा सौभाग्य है, बहुत बहुत सौभाग्य है मेरा। उसके साथ साथ ये भी है कि आपने खंड काव्य लिखे हैं। खंड जी, काव्य। वो वीरांगना भीमा है। जी तो उसके मैंने- बारे में और उसकी मैं- पृष्ठभूमि क्या थी, हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा उसके बारे में शायद मैंने आपसे जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं अभी बताता हूँ आपको
बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ जी जी कि एक गोरखपुर से कल्याण निकलता है जी मासिक मैगजीन है जी उसमें एक नारी विशेषांक निकला था जी उसमें 5 नारियों पर बहुत बड़ा काम था अहिल्या थी मंदोदरी थी सीता जी थी और एक दो नारियां और थी जो बड़ी नामी रही हैं उसमें कहीं छोटे से एक पैरे में जी वीरांगना भीमाबाई होलकर का नाम था जी और उसमें ये लिखा गया था कि ऐसी विचित्र वीरांगना नहीं हुई है जब अंग्रेजों ने इसको घेर लिया जी तो इसने अपने घोड़े की एड़ लगा करके जी घोड़े पर बैठे हुए कर्नल को फलांग ओ और बाहर निकल क्या बात है, उसके बाद इसके पीछे अद्भुत वीरता का। हाँ तो ऐसी वीरता नहीं थी। जब मैं बड़ा प्रभावित हुआ फिर साहब मैं इसके पीछे तमाम खोज करने के लिए जी एक मेरे मित्र थे वहाँ पर चंद्रसेन विराट जी। बहुत बड़े कवि हुए हैं जी। इंदौर में जी हाँ। मैं उनके घर गया जी समझे बहुत मैं समझ बड़ी संपन्न व्यक्ति थे जी। बड़ा आदर दिया वहाँ जी। 2 दिन उनके घर ठहरा बड़ी खोजबीन की महारानी से मिला जी। कुल गुरु से मिला जी। और इधर उधर जगह जगह मैंने खोजबीन की इसके बारे में पता लगाया जी। तो साहब मुझे जब पूरा हो गया यकीन कि ये हुआ है और इसके बाद मैंने उज्जैन में कावेरी शोध संस्थान वहां भी गया जी। वहां भी मैंने इसकी खोज की बड़े पुराने ग्रंथ निकलवा कर जी, जी। तो ये वीरांगना भीमाबाई का जिक्र मुझे वहां मिला जी जी फिर मैं साहब इतना उतावला हो गया कि इस पर मैं लिखूंगा जी। और इसके लिए सिर्फ मैं ये कहूंगा कि युद्धक के लिए प्रति छप करके आए जी तो मैंने जिक्र इसमें लंदन में किया था माया गोविंद से जी इसके बारे में इसके बारे में जो माया गोविंद से मैंने कहा माया गोविंद मिलन जी इतना बड़ा काम आपका है आप इसको हेमा मालिनी से लोकार्पित क्यों नहीं कराते? जी हाँ जी अरे मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं जी हाँ ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर सप्न सुंदरी फिल्मों में वो मेरी बात मैं उससे बात कर सकूंगा अब बोले आप कोशिश करिए हालांकि ये नहीं बोले कि मैं करूँ नहीं मदद जी। वो भी नहीं बोली जी। लेकिन साहब मेरे उसी वक्त संकल्प आ गया मन में कि आप कुछ भी हो जाए मिलेंगे हेमा जी। से बात करें जी साहब मैं लौट के आया किताब मेरी छपी खास तौर से मेरी ये इन्होंने छपवाई महासंघ के स्वरूपचंद जैन जी मैं उनको भूल नहीं पाता हूँ जी जी भाई साहब जिस वक्त मैंने पांडुलिपि ऐसा था कि हम सोम और शैल चतुर्वेदी जी अक्सर इनके घर पहुंच जाए अच्छा अच्छा सैन चतुर्वेदी जी हाँ हाँ, शैल मैं जानता चतुर्वेदी हूँ, आज वो तक। मैं मानस सखाते मेरे वो जी, जी, अभी अच्छा। प्रदीप जी चौबे हमेशा यही कहते जी, थे हाँ। कि मिलन जी मेरे बड़े भाई के मानस सखा है मैं इनको बहुत आदर करता हूँ जी, ये हाँ। कहते थे जी, हमेशा। हाँ। तो ये स्वरूपचंद जैन के हम पहुंच जाया करते थे बड़ी बड़ी खातिर होती थी बहुत बड़े आदमी हैं इनका जो पूरा जो काम है ये आपने जो होता है ट्रांसफॉर्मर जी। दुनिया में छाए हुए जी। बहुत बड़ा काम है जी तो इनके पास जाते तो एक दफे मैं पांडुलिपि लेकर पहुंच गया वीरांगना भीमाबाई जी मैंने साहब मैंने एक बड़ा काम किया आप ये देखिए जी भाई वो पढ़ते थे शौक रखते थे शौक था। उन्होंने कहा मिलन जी छोड़ जाओ मैंने वो किताब छोड़ दी जी छपी नहीं थी पांडुलिपि जी मैं गया 4-5 दिन बाद जी तो मैंने कहा बाबू जी क्या हुआ मैंने कहा बड़े गजब की किताब इसे छप पाओ मैंने मैं कहाँ से छप पाऊँ जी साहित्यकार मैं तो माउट आदमी अपना खा लेता हूँ वो अपना कमा लेता हूँ खा लेता हूँ तो बोलिए आप कितना पैसा लगेगा मैंने सब बढ़िया पुस्तक निकाला छाड़े 96 करीब की बात जी, है जी। या 97 की होगी जी, जी। तो उन्हीं दिनों की बात है जी। तो मैंने कहा साहब बढ़िया हार्ड पेपर जैसे इस तरह की जो है बड़ी अच्छी किताब है वो। जी। खूब बढ़िया निकलेगी साहब और लोग बहुत पसंद करेंगे तो इसमें 25,000 लग जाए बस 25,000 में तो सब अंदर गए तो अंदर साढ़े 25,000 की पेटी सामने बेच तो मैं अच्छा अब साहब मैंने ऊपर से नीचे देखा मैंने समझा साहब मैं चौंक गया फिर मैंने कहा हाँ मैंने कहा सर ऐसा करिए आप तो बहुत बिजी हैं इसको आपने पढ़ लिया मैं आपसे कहूँ लिख दो इसको जी, ऊपर जी। आप तो लिख नहीं पाएंगे मैं आपकी विद्युता पर वो नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप पर समय ही नहीं है तो साहब एक फोटो दे दो मैं लिखूंगा आप देख लेना और जब कह देंगे ये सही है तो आप साइन कर देना मैं छपवा दूँ बोले नहीं तो इसका तो ऐसा नहीं करूंगा अच्छा अरे मिलन जी तुम नहीं जानते हो पीछे मेरे और लोग पड़ जाएंगे जी। आपको पैसे हाँ, हाँ, मैंने कहा ये रखे आप हाँ। ओ, मैं आपसे रियल कहता हूँ मेरे अंदर जाने कहाँ से ऐसी शक्ति आ गई मैंने नोट यो सरकार जी। मैंने रखी है आपके कभी ईश्वर जागा छप जाएगी इंसान ठीक है हमने तो काम आज क्या बोले बड़े जिद्दी सीधे आदमी हो। बड़े लोग फोटो मान की बात है कि मैं भाई साहब ये उन्होंने छपाई और देखिए कहाँ पहुंचे कि हेमा मालिनी ने लोकार्पण किया उसका जो मैं उनसे मिला और फिर यहाँ तक बोली अभी विनय पासरिया भी हैं जी हाँ। विनय पासरिया उनसे मिले थे जी हाँ
तो बोली कि मिलन से ये कहना जी तो उसकी भूमिका ही मैं करूंगी। ओह। हाँ, अगर फिल्म बनी। अच्छा। हाँ, फिर मैं साहब बाद में आई थी जी। तो मैं मिला। जी मैंने कि मैडम मुझे आप बताएंगे हाँ, तो मेरी किताब के ऊपर जो आपने लोकार्पण किया है क्या होगा? अरे मिलन बड़ा पैसा खर्च होता है, कोई प्रोड्यूसर नहीं है। जी समझे? मैं कोशिश कर रही हूँ। जी। मैं ठीक है, कोशिश जारी रखी। 20 वर्ष बाद एक पुस्तक अभी मैं लोकार्पण करा के आया हूँ, मथुरा गया था 4 महीने की पहले की बात है। तो यहाँ मेरे साथ बहुत बड़ी टीम है। जी हाँ जी वहाँ मेरी किताब है जो आपको मैं जी, जी। इसमें जी, जी। शायरों के ऊपर है। जी। उसका भी लोकार्पण किया और पुरानी बात सब याद थी। मैंने इशारा भी किया। जी। बोले फिल्म तुम्हारी बनेगी जरूर, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि कब बनेगी। हाँ, ये सब संस्कार पे लिखे हैं। तो ये सब एक आपने बहुत सारे नाटक लिखे हैं हाँ और नाटक में विशेष रुचि रही है आप। हाँ और साहब देखिए आपने 2 नाटक, रंगमंच से हालांकि बहुत मेरी नाटक- 40-50 नाटक हैं। जी हेमा बाई को तो मैंने बताया वहाँ खेला था मैंने जी। उसमें के वहाँ पर आपके उज्जैन में कालिदास का। जी एक और इसके साथ घटना हो गया कि जिस वक्त आगरा में आकाशवाणी केंद्र आया जी तो उस वक्त अखबार में निकला था जहाँ में नाटकों की जरूरत है। जी बड़े नाटक गए सब लोगों के। जी मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरा नाटक जी उसमें भीमा बाई पसंद किया गया, वो इनकी सेवा में है। ओहो इनकी जो कहते हैं ना नींव में, जी नींव में है। भाई है और फिर उसके बाद बहुत वर्षों बाद जी। मैंने एक नाटक और लिखा, सोपा कंपेयर, जी जो सूर सदन की कहानी जी। है। ईमान जब मैं मैनेजर था जी तभी मैंने ये लिखा है। जी वो आज इनके केंद्र का प्रतिनिधि नाटक है, जी हाँ जिस पर पूरे देश में जगह जगह से नाटक मंगाए जाते हैं। जी तो ये सोपा कम बेड मेरा आगरा आकाशवाणी केंद्र का प्रतिनिधित्व करके सामने रखता है। ये सौभाग्य साहब मैं आपसे ये नहीं कि मैं इसमें ये कहूँ कि साहब मैं बहुत, लेकिन कुछ सहयोग है, कुछ कृपा है ईश्वर की के साथ। यात्रा वृत्तांत पर बहुत काम किया है आपने हाँ। बहुत कुछ बहुत लिखा है देखिए काला पानी पर लिखा। जी और कोई एक ऐसा काला पानी की घटना आप सुनिए। जी। जोरदार है। लंदन छोड़िए आप, जी। मैं तो ये कहता हूँ जी। कि लंदन से बढ़िया ज्यादा मुझे काला पानी लगा, पोर्ट क्या ब्लेयर लगा। पोर्ट ब्लेयर। उसकी सेलुलर जेल और ये सब, हाँ ये सब रहा। जी तो साहब उसमें वहाँ जो उस वक्त लेफ्टिनेंट वो थे गवर्नर साहब वहाँ के, जी तो बड़े काव्य प्रेमी थे, आंध्र के थे ईश्वर प्रसाद जी। तो वहाँ आकाशवाणी ने हमें बुलाया था, पैसे पेमेंट सब कुछ कर दिया, ये कुछ हुआ जी। तो तब उसमें ऐसा हुआ कि मैंने कहा साहब सारे पैसे तो खर्च हो गए। ये हमारे साथ थी, ये क्या नाम है, कीर्ति काले हमारे साथ थी और सुशील भाई थे जी। ये आगरा से। हाँ सुशील काले तो मैं था, कीर्ति काले थी और कुछ कलकत्ते से वो थे, चौबे जी कृपाशंकर चौबे और कुछ लोग थे जी। हैं। तो साहब मैं शाम वहाँ की वो थी निदेशक आकाशवाणी जी। उसने ही हम सब लोगों को बुलाया। जी तो मैंने लेफ्टिनेंट वो अध्यक्षता में करता था, सबसे उम्र में बड़ा जी, था जी। तो मैं ही करता था। तो मैंने उनसे ये सब लोग बोले मैडम जी कुछ पैसे और दिलवाओ, 17,000 तो हवाई जहाज और इसमें सब कर हमारे लग ठीक है, गए। ठीक है। तो मैंने उनसे लेफ्टिनेंट साहब से कहा कि साहब आपने बहुत दिया, लेकिन अब घर लौटेंगे तो बच्चों के लिए क्या देना, जेब तो खाली हो गई। जी तो हंसते बोले मैं समझ गया। उन्होंने 2 आयोजन कराया था। एक तो कोस्ट गार्ड होती है, ये समुद्र तट की जी हाँ। सेना होती है जी ना, हाँ। वहाँ से एक मैगजीन निकलती है, संपादका की कोई लेडी, जी उसको ऑर्डर दिया जी। कि इनका कवि सम्मेलन कराओ, अच्छा पेमेंट करो। जी। एक वहाँ कराया, एक उन्होंने जन्म को जी कराया। और साहब सेलुलर जेल, भाई साहब मैं ये कहता हूँ कि जिसने अगर वो सेलुलर जेल जैसी तकलीफें जी। स्वतंत्रता सेनानियों को दी गई तो आपका साहब मैं कहता हूँ रोंगटे खड़े हो किस तरह से कष्ट देते थे। इस कमरे के 4 भाग करने, जी एक छोटे से कमरे में कोठरी में जी। बंद करके हथकड़ी था, और जो इसकी सलाखें होती थी ये अब जैसे हमारी ये कुंडी लगी हुई जी, जी। है, और ये साहब ऐसी मोटी मुझे साथ में, रहता था साथ ये में। तोड़ कर नहीं जा साथ में नहीं, मोटी। ये दरवाजे बंद कर चाहिए साहब, कुंडी ये वाली। हाँ, और ये भी मोटी मोटी बेड़ियाँ। और साहब एक चना उनको वो दिया जाता था, मुट्ठी भर के चना खाने के लिए, और दिन भर कोलू तेल वो वहाँ पर वो दिखाया जाता है, 1 घंटे दिखाया जाता अच्छा है। उसका वो हाँ, पूरा उन्होंने फिल्म बना रखी है, और ये आपके उन्होंने इसकी आवाज है। अरे ये बहुत कितने नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन बहुत ही आंसू आ जाते हैं उसे देख, बहुत बढ़िया। तो वहाँ साहब वहाँ भी करीब 1 सप्ताह रहे, बड़ा आनंद लिया साहब वहाँ का। वो जो वहाँ का प्राकृतिक वातावरण है
पर वो देखने लायक है। वो किस तरह का एक वहाँ की देवी ने हमें घुमाया, एक वहाँ पर तो कहलाती है, ये आपके होती है ना, ये मूंगे की खान, जी समझे साहब, मूंगा मूंगा जो होता है वो आके समुद्र में पाया जी तो नेवी से तो भाई हम वहाँ के उसमें थे, तो नेवी ने हमें घुमाया जहाज में, पानी के जहाज में लेकर के करीब मेरा ख्याल 30 किलोमीटर पानी के अंदर गए। बड़ा गहरा समुद्र था, बहुत ही गहरा समुद्र है, और उसकी सेलुलर जेल की 7 विंग जो है, 7 विंग में 5 तो धराशायी हो गई, समुद्र खा गया। हाँ 5 नष्ट हो चुकी है, पर एक विंग आपको देखने के लिए है जी, और एक में अस्पताल था। अच्छा अस्पताल। हाँ, तो वहाँ पर भी मैं गया था। दादा एक पर्यटन पर आपकी पुस्तक है जो भारत सरकार द्वारा छापी गई है, तो वो क्या उसकी पृष्ठभूमि है और किस तरह उस पुस्तक में विषय को लिया गया है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप? अच्छा जी दरअसल पुष्पेंद्र जी, उसमें ये हुआ कि मैं लाइब्रेरियन था ही, जौनपुर तक लाइब्रेरी है जी, और शायद मैं वहाँ पर सन 80 से लेकर के 95 तक रहा जी, तो 16 वर्ष वहाँ का मेरा जीवन रहा जी, तो उस बीच में मैं कुछ अंग्रेजी की पत्रिकाएं, रीडर डाइजेस्ट और ये सब आती थी, एक नजर डालता था, तो ज्यादातर यात्रा बताकर बड़े अच्छे लेख आते थे। अच्छा, और मुझे फिर बाद में ये भी पता लगा कि हिंदी की पत्रिकाएं भी इनको ज्यादा छापती हैं और पैसे भी अच्छे मिलते हैं, दोनों ही बातें लगी। जी, ठीक है साहब, अब मैं सोचता रहा कि भाई कुछ ऐसा किया जाए। अच्छा, भारत सरकार के पब्लिकेशन डिवीजन में छपना मामूली बात नहीं, हाँ, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। तो साहब ऐसा हुआ कि मैं कुछ किताब खरीदने के लिए पटियाला हाउस में था पहले, अब तो ये लोधी कॉलोनी में पहुंच गए हैं पब्लिकेशन डिवीजन वाले, जी, पहले वहीं थे। जी, उस समय मेरे मित्र यहाँ बैठे हुए थे, पद्म श्री डॉक्टर श्याम सिंह सखी निदेशक, जी, इसकी क्या नाम है आपके पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ इंडिया, जी, ये बैठे। तो इनसे मेरे परामर्श हुआ, बोले आपके यहाँ से कोई किताब छप जाए, मुझे मिलन ऐसा करो एक छोटी सी किताब लिख लाओ यार, मैं बैठा हूँ, मैं ही पास कर दूँ। तो साहब इन्होंने कहा तुम ऐसा करो, पर्यटन का भी तो मैंने साहब एक किताब की तुम्हारी झीलें और नदियाँ कहाँ से ये इसका उद्गम हुआ, कहाँ ये कहाँ से शुरू होती, कहाँ जाती है, क्या क्या इसका महत्व है, यहाँ कैसे पहुँचा जाए, क्या सब ये सारी बातें लेकर के मैंने, और साहब बहुत छोटी सी किताब लिखी। जी, श्याम जी अपने शशि जी का उन्हीं दोनों वहां से तबादला, अब वो किताब जो यूं की मेरे कुछ नहीं कर पाए। अब एक दूसरा एक बंगाली कोई आया वहां पर, चक्रवर्ती थे, वो वहां आए बैठ करके, उन्होंने उसको देखा, पुस्तक को देखा, बोले ये छोटी सी किताब किसकी है, जी, इस राइटर से को बड़ी लिख करके लाए, इतनी महत्वपूर्ण ऐसी छोटी लिखी जाती है। साहब वो मेरे पास संदेश आया, अच्छा, जी, कि आपने एक किताब हमारे यहाँ दाखिल की है, क्या आप इसको लार्ज रूप में लिख सकते हैं? अरे साहब आप समझिए सारी परोसी जा रही है, लोग कहते हैं वहां तो हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, वहां खुद आपको कहा जाती है। तो साहब मैंने कहा मैं लिख सकता हूँ, मैंने साहब मेहनत करी और उसका विशद रूप मैंने लिखा। वो मेरे लाइब्रेरी मेरे पास थी, खजाना था कहीं इंग्लिश से कहीं उससे लेकर के किताब की। डॉक्टर सची गोयल बड़ी मदद करती थी, मैं पॉइंट में मैं कह सची गोयल जी ये कैसा है, बहुत बढ़िया, ये रखो, ये मत रखो, ये सब बातों मैंने सबमिट कर दी। सबमिट कर दी साहब, तो आप ये समझिए कि सेठिया साहब थे कोई, तो वो साहब बड़े प्रभावित बोले यार तुम्हारी तो ये हो गई, तो छप गई तुम्हारी, ये तुम मान के चलो। मैंने कहा साहब धन्यवाद बहुत, मुसाफिर के बाद छप क्या, और फिर साहब पहला संस्करण यूं यहाँ तो वहां दिखा समझे था। एक वो थी, उन्होंने जिक्र किया ये है जगदलपुर, जब झारखंड के उधर है, उनकी कोई शांति तिवारी, डॉक्टर शांति तिवारी करके थी, उन्होंने लिखा कि मैं आपकी पुस्तक पढ़ रही हूँ और बड़ी गजब की, ये सब वहाँ से छपने के बाद आए। तो साहब आप आश्चर्य करेंगे, उसके 4 संस्करण निकले और 4 संस्करण निकलने के बाद जब मेरे पास रॉयल्टी टुकड़ों में आई, मैं दंग रह गया। तो आज तक ये समझिए 1,39,000 रुपए रॉयल्टी, ये जबकि आप 1 रुपए में 15 पैसे मेरे हैं। क्या ये बड़ी बात है साहब। हाँ, एक दफे ऐसे ही जिक्र हो रहा था, बोले यार घर बैठे इतनी कमाई हो गई है, हम तो मंचों पे जाते हैं तमाम और ये करते हैं, जितना पैसा तुमने घर बैठे ले लिया, समझे।
तो ये सब किस्मत की बात है साहब, ये रहा। इसी प्रसंग में एक बात आपसे कहूँगा, फिर मन ये हुआ कि यार एक किताब जैसे होता है ना, मन के अंदर लोग और लालच सबके अंदर होता है, यार एक किताब किसी तरह और आ जाए, जब इतना नाम हो गया ऑथेंटिक लेखक है हम यहाँ के, तो साहब मैं सेठिया साहब से मिला, तो सेठिया साहब ने कहा यार एक तुम्हारा काम बड़ा अच्छा लगा, तुम कई कॉलेज की खत्मों में एंकरेज करते फिरते हो जी, तुमने एक स्टोरी भेजी है जी, और वो हमने छाप दी है, अभी इस अंक में आपकी छपके आ रही है जी, कथक नृत्य के ऊपर। तो सब बड़े आवरण कथा है आजकल भारत सरकार को पत्र है, भारत सरकार छपके आई साहब। तो सेठिया साहब ने कहा कि यह तो मुझे किताब है। मैंने कहा साहब मैं उसका जो व्यावहारिक पक्ष है वो तो जानता हूँ, लेकिन उससे सैद्धांतिक पक्ष से मैं वाकिफ नहीं, जैसे कथक का होता है, लेकिन व्याख्या कर सकता हूँ, लेकिन जैसे कि इसकी वो होते हैं ना, इसकी गति लय और वो सब वर्णन नहीं था। बोले कि वो तो जरूरी होता है। बोले देख लो भाई, समझ लो कि भारत सरकार आपको ऑफर दे रही है। तो मैं तो वहां तो मना करके चला है, ऐसा मेरा मुद्दा नहीं है, जो दे दिया वही संपूर्ण है, उसमें जो आप 1000-2000 रुपये मुझे दे रहे हैं वही बहुत है, समझे साहब। अब मैंने सुशील सर से कहा यार एक ऐसे सब मामला है, तो बोले भाई साहब बड़ी थाली में लात मार, मैंने क्या इसलिए मारनी कि मैं तो लिख ही नहीं सकता हूँ इसको। तो बोले मैं आपकी मदद करूंगा। तो मैंने कहा एक किताब के 2 लेकर, बोले आप बात करके देखिए सेठिया से। मैंने साहब सेठिया साहब को फोन मिला, मैंने भाई साहब ऐसे ऐसे मामला है, और एक मेरे मित्र हैं जो उसके सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या कर सकते हैं, क्या उनके साथ मैं किताब लिख सकता हूँ? तो सेठिया बोले भैया हमें क्या परेशानी, 15% देते हैं, 7.5 आपको देंगे, 7.5 उसको देंगे, आपका नुकसान है, हमें कोई बोल, आप 2 लेकर। तो साहब हमारी किताब हो आई कथा कथक की जी, इस नाम से छप गया है, भारत सरकार ने दूसरी किताब छापी जी। लेकिन परिणाम क्या होगा जी, बीच में बहुत सी बात है, वो नहीं आपको बताऊंगा, बहुत सी ऐसी मैं कैसे पेशी हुई मेरी जी जी जी, भाई लौट के भागे आए, शामिल नहीं हुए, मैंने टक्कर दी, वो अलग बात है। लेकिन साहब वो किताब छपी, परिणाम क्या हुआ जी, आप आश्चर्य करेंगे कि उस किताब में शायद 200-250 रुपये उससे मिले होंगे, 200 बिकी नहीं। साहित्य की चीजें हैं साहब। हाँ, कथक नाच का लोगों ने आजकल, आप ये बादशाह की हवा है ना साहब जी, हाँ, तो कथक का प्रवृत्तियां बदल गई हैं, बढ़तियां, समझे साहब जी। तो ये यात्राएं रही, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग भी जानना चाहते हैं कि आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, अगर उनके नाम आप बता पाएं, इस नाम से कब पहली पुस्तक कब छपी आपकी, और पहली पुस्तक की भूमिका क्या थी? पहली पुस्तक तो मैंने आपको बताया ठहरो क्षण जी, और ठहरो क्षण पर जब मेरी छप करके आई थी जी, सन 73 जी, 1973 में छपी आई थी। बहुत प्रसिद्ध थे उस समय आपके नीरज जी, और एक कवि और थे देवी प्रसाद, उनका भी नाम इतना था, मंच के बाद साथ तो, और एक थे इधर भोपाल की साइड के महाकवि आनंद शर्मा, बड़े नामी थे ये। आनंद शर्मा तो भांग के गोले खाते थे अपना समझे। तो साहब जिस वक्त छपी तो वो हमसे डॉक्टर कुलदीप ने कहा कि मिलन लोकार्पण याद कराओ, तो किताब तो बहुत बढ़िया तुम्हारी, समझे साहब। तो मैंने कि साहब कैसे कराएं, इसके लिए तो बड़ा वो करना। बोले कि यार तुम तो साहब सन 73 में नगर निगम से, और केवल मुलाजिम था वहाँ, और आपके जलकल विभाग से आदाब साहब कन्हैयालाल जी आदाब जी, और डॉक्टर कुलदीप जी, अनिल चंद्र जी, इन तीनों ने बड़ी मेहनत की साहब, और कंपनी बाद में इसका लोकार्पण अच्छा, और इन कवियों को बुलाया जी, ये कवि धीरज जी आए उसमें जी, आगरा से बहुत मोहब्बत थी इनकी, और उन्होंने कहा एक नया कवि आ रहा है इस क्षेत्र में, रोजगार में, जैसा हमारी भावना होती है, समझे साहब, धीरज जी की भावना ये आए। मैं आपसे रियल कहता हूँ कि इतना बड़ा लोकार्पण समारोह मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। कंपनी बाद में पांव रखने के लिए जगह बहुत अद्भुत हुआ, पोस्टर छपे, पोस्टर चिपकाए गए जगह जगह, और साहब उस वक्त अखबारों का तो क्या था, आज तो हमारी बात कोई साहित्यिक तो अब हाशिए पे चले गए, उस समय तो साहित्यिक खबरें छपती थी बहुत बड़ा साहब। ये पुस्तक के अगर हम दर्शन कर पाए तो, अगर
पुस्तक की हालत देखिए आप। जी जी सब नाम सन भी कटा पड़ता है। जी जी ये है ठहरो क्षण। ठहरो क्षण। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और ये पहली जब पुस्तक आपकी आ गई तो इसके बाद फिर आपका क्रम जो है फिर तो साहब मेरे उपन्यास जी और कहानी संकलन, जी फिर मैंने संपादन भी शुरू किया। जी संतुलन करके मैंने निकाला एक, जिसमें मैंने धर्मवीर भारती की रचना मांगी, जी आपके ये थे नीरज जी की रचना ली, बलबीर सिंह रंग की रचना ली, बड़े बड़े महान पुरुषों की मैंने रचना ली, वो उसका संपादन किया। बच्चन जी थे अच्छा अच्छा बच्चन जी का जिक्र मैं आपसे करना चाहूंगा। जी। हरिवंशराव बच्चन का, ये बड़ा अच्छा नाम मुझे याद आ गया। जी और साहब चौंकाने वाली बात है कि जब मैं आपसे कहूँ कि अमिताभ बच्चन ने मेरे पैर छुए तो सब चौंक जाते हैं, जी लेकिन अब हकीकत सुनिए आप। जी ये मेरे के जो बहनोई दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे, तो उनके अंडर में एक था रसिक बिहारी मंजू, कवि था, जी। जलक था जी वो बच्चन जी के परिवार से जुड़ा हुआ था। अच्छा तो जब मेरे बहनोई ने कहा ये भी कवि है, मिलवाया उससे, जी तो बोले यार तुमने बच्चन जी से कभी मिले हो? मैंने कि महाकवि में हाथ जोड़ता हूँ उनके, नहीं बोले अरे तुम मेरे साथ चलो यार, समझे भाई साहब। वो मुझे बच्चन जी के घर ले गए, पहली दफा वो ले गए, समझे। जी तो साहब बच्चन जी का जो मिजाज, कितनी सादगी, अरे यार लिखते हो आप, सबसे बड़ी बात ये है, ये वो साहब, और ये लाओ चाय लाओ, और ये समझे साहब, बड़ा आनंद आया, खूब कविताएं सुनी सुनाई। अब तो सब लग पड़ गई, जब हम दिल्ली जाए यार बच्चन जी के घर चलो। अच्छा ये एक बात आपको और स्पष्ट कर दूं, इंदिरा गांधी और बच्चन जी की जो पत्नी थी तेजी बच्चन जी, ये दोनों सखियां, अच्छा अच्छा और बहुत ही करीब रहते थे। बड़ा अच्छा इनका बंगला था, जी और ऐसा लगता था अजायब घर हो इनके बंगले में। उसको शुरू में ये लगता था घर किसी के बंगले में जा रहे हैं या किसी अजायब घर में जा रहे हैं, जाने कहाँ कहाँ से इन्होंने ईंट पत्थर ये सब जोड़ जाड़ करके उन्होंने अरे साहब म्यूजियम बना दिया था। तो साहब एक दिन हम जब तीसरी या चौथी बार की बात होगी कि हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए बच्चन जी से गप्पे लगा रहे थे, सब कविताएं चल रही थी, रसिक भाई बैठे थे, बात चल रही। इतने में अमिताभ और अमिताभ जी ये दोनों बैडमिंटन खेल के आए थे। जी तो दोनों वो यहाँ पेंट पहने हुए और अपने हाथ में बल्ले लगे हुए। अब ये आए साहब तो गैलरी से गुजरते हुए इन्होंने, अमिताभ बच्चन ने ये देखा पापा के संग कौन बैठे, तो जरा सा उन्होंने ये अपना कर्टेन खिसकाया। बच्चन जी ने वो देख लिया, और हाँ, और ये हाँ देख रहे हैं, और वो पर्दा कर्टेन को फिर करके वो आए। बच्चन जी ने एकदम इधर जोर से, तेज मिजाज थे। हाँ, दोनों आए दोनों आए, परिचय कराया, ये तुम्हारे अंकल आगरा से ये कविता करती, ये बातें हुई। बोले अब तुम्हारा क्या फर्ज बनता है, ये बोले क्या संस्कार है। अब तुम्हारा फर्ज ये है। तो साहब उन्होंने देखा, और दोनों में भूल नहीं पाता हूँ साहब जी उनकी अदा क्या थी, घुटने तक उन्होंने हाथ रखे, और दोनों चढ़ी एकदम घुटनों पे हाथ रख के एकदम आ गए। बच्चन जी बोले मेरे बच्चे बहुत संकोची हैं। जी जीवन की चीजें मैं साहब भूल नहीं पाता हूँ उस बात को, अभी तक मुझे याद है। बिल्कुल बिल्कुल चीज ही अलग बेहतरीन रहा, बहुत अच्छा। और उसके बाद जो आपकी पुस्तकें, उनके अगर नाम बता पा रहे हैं? हाँ, नाम तो साहब ऐसा है कि मेरी इस समय 35 दिन पुस्तक तो चल रही है जी, लेकिन आसना जी 33 ने। हाँ 33 पुस्तक हैं जी। और मैं क्रमबद्ध आपको बताऊं ये साहब इसमें क्रमबद्ध मैं आपको बताऊं कि कौन से सन में क्या रहा। जी नहीं पूरा वो है साहब, पूरा विवरण ये देखिए साहब। खैरो छड़बर 1973 में आई जी, वीरांगना भीमाबाई होलकर 1996 में आई जी, मेरे नन्हे मित्र तुम जी, बच्चों के लिए बच्चों के लिए कविताएं हैं जी, ये आई। जी। फिर मेरी ये आई मिलन के लिए, जी, ये दादाजी ने छपाई। जी, ये रघम प्रसाद जी इन्होंने कहा था मिलन तुम्हारी कोई किताब
हाँ। मैंने पैसे नहीं, तो उन्होंने कहा मेरी मत से चपवाई जी, घर पर पैसे नहीं है। बताइए। हौसले हमारे से ये गजलों का। अच्छा, गजलों का संग्रह। क्या बात। अहिल्या चालीसा, ये लोक शैली में चालीसा होती है ना, जी हाँ। मैंने लोक शैली में लिखी। जी फिर आया बच्चों की किताबें भव्यता के फालतू, जी ये आई 2012 में। जी। फिर मैंने भीमा के ऊपर चालीसा लिखी, लेकिन उसका नाम रखा भीमा 42, 42 दो पद उसका बना। क्या बात है। ये आ गई साहब 2013। क्या बात है। फिर मैंने इसका साहब खंड काव्य के रूप में, हालांकि ये एक किताब पहले वीरांगना, इसमें ये चारों विधाएं थी। जी फिर मैंने को अलग अलग इसका प्रवर्धन किया जी। और नए रूप में लाया जी। तो फिर ये आई साहब मेरी 1817 की रणमाफी क्या बात है। 2014। जी फिर साहब मेरा गजल संकलन आया धूप लगाने में, जी आपको कॉपी भी दिखा दूंगा। जी जी जी। और फिर साहब एक दोहा शतक आया 2017 में, जी। रोज मरे 100 बार। क्या बात है। बड़ा अच्छा दोहा है साहब इसमें जी। कि देखिए याद आएगा, मैं सुनाऊंगा अभी जी। आपको। रोज मरे 100 बार हम बेच बेच ईमान, क्या बात है। रोज मरे 100 बार, रोज मरे 100 बार हम बेच बेच ईमान, जाने कितने और दिन मिलन मरेंगे कहाँ, ओह। जाने कितने ओह, मिलन। क्या बात है। और साहब फिर देखिए बूझो और बताओ करके बाल पहलियां आएंगे। जी बच्चों के लिए ऐसी किताब अभी तक नहीं लिखी गई क्या? थी। मैंने जैसे एक शेर लिख लिया, मानी शेर है या मगर है, जी इस पर 4 पंक्तियां लिखी हैं जी और उनके उसका स्वरूप का वर्णन किया है। जी। फिर मैं पूछता हूँ खड़े होकर, बताओ ये कौन है? ओहो। है अंगूर ले लिए। जी। तो ये करीब मेरा ख्याल है 51 पहेलियां हैं मेरी। हाय हाय हाय। और साहब जिस वक्त मैं बाल स्कूलों में जाता हूँ, जी। जैसा भी कोटा में गया जी साहब, बड़ा मजा आता है। कोई भटक जाते हैं, भिंडी को कोई तोरई बताता, कुछ होता, फिर मैं बच्चों के साथ जब समझाता हूँ, संवाद होता है। तो बड़ा आनंद आता है। जी। ये किताब छप के आई साहब। जी जी। और फिर आई साहब ये आपके मुंडे मुंडे मकर भिन्न, अच्छा। ये व्यंग की किताब है, व्यंग संकलन है जी, साहब। जी। इसमें मेरे करीब 101 व्यंग हैं। जी। तो ये समसामयिक स्थिति पर लोकतंत्र की बखिया भी उधेड़ी गई है। जी। सामयिक जीवन में जो हो रहा है वो सब सारी बातें व्यंग के रूप में। व्यंग। और आप आश्चर्य करेंगे इसमें क्या नाम है आपके पुष्पेन जी, जी इसके बहुत सी जो व्यंग हैं जी। डीएलए में छपे हैं, लगातार छपते हैं, जी उनसे अनलोक किया जाता जी। है। फिर ऐसा हुआ कि मैंने एक दफे उनसे कहा था, क्या नाम है आपके उनके साहबजादे से, अजय से, जी। मैंने सब हम लोग मेहनत करते हैं, कुछ पारिश्रमिक दे दिया कभी, हाँ। वो दे नहीं हो पाया, तो मैंने लिखा था। फिर मैंने उनसे एक बात कही उसी समय जी। कि देखिए आपके पिता श्री से डोरी डालती जी है, कोई भी कविता छपती थी उसके पैसे घर पे आते क्या बात। भेजते। क्या? और एक बात मैं आपको बताऊं कि जब आपके डोरी लाल जी अग्रवाल थे, मैं ये धुलियागंज में एक ऑफिस, जी हाँ जी। तो मैं अक्सर माइथान में रहता था, तो शाम के समय उधर चला जाता। राजेंद्र वंशी, ओम प्रकाश लवानिया, ये सब मेरे दोस्त थे। जी, जी। सुरेंद्र भारद्वाज जी। तो वहाँ फिर डोरीलाल जी के पास भी बैठ जाता था, जी। क्योंकि वो बड़ा रिगार्ड देते जी। आओ आओ कभी भी तो आओ। और मैं उन दिनों जनसंपर्क अधिकारी था जी। नगर पालिका, जी। तो इनके बहुत से जो जी। बातें थी वो होती रहती थी। तो साहब एक दिन ऐसी बात है यार, दिशा भारती शुरू करा दी है मैंने साप्ताहिक, लेकिन यार उसकी प्रशासन क्या नहीं पढ़ पा रहा जी। और लोग कहते हैं कि कोई ऐसी चीज शुरू की जाए। मैंने कहा साहब एक बात बताऊं आपको, इसमें एक धारावाहिक शुरू कर दीजिएगा। और साहब मैं आज, मेरा ये सौभाग्य है कि मेरा एक लिखा हुआ अधिकतम उपन्यास है जी। और बड़ा जोरदार उपन्यास है, उसको आप धारावाहिक रूप से छापिए। मैं आपसे वायदा करता हूँ कि आपकी इसकी प्रसार संख्या दिशा भारती की, ये दिल्ली से निकली जी। और वो निकालते थे। बड़े भाई क्या नाम था इनका, अजय से बड़े अनिल जी ने। जी। तो उन्होंने कहा लिखो, कहाँ है? मैंने लिखा तैयार है, मैं लेकर के सब उपन्यास में। तो बोले ओम प्रकाश लवानिया और सुरेंद्र भारद्वाज से, भाई जांचो ये मिलन जी का क्या है। अब साहब 2 दिन बाद फिर मैं पहुंच गया। ओम प्रकाश लवानिया पान खाते थे जी। बोले मिलन इधर आओ, पान खिला
तो भूलागंज के उधर एक कलारी बगना तो पान की बड़ी बढ़िया होगा, 2 बीड़े मैंने बनवाए। बोले आप पान किस लिए खाए बता, फिर उपन्यास पास कर दिया। क्या बड़ी हंसी आई था, तो बताने की बात थी, बड़ी हंसी आई। वो साहब छपा, तो मैंने अजय से बताया, मैंने कि जिस वक्त छप के पूरा छप गया और ये रूस के दौरे से लौट के आए, तब मैं एक दफे इनके पास बैठा तो ये मुझसे कहने लगे कि मिलन जी तुम्हें एक चेक मिला है। मैंने कि किस मामले में? अरे यार तुमने पंजाब से हमें चेक दिया। उस समय तो कुछ नहीं बोले। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, देखता हूँ। भाई साहब आप पुष्पेंद्र जी, मैं आपको क्या बताऊँ, 4 दिन 6 दिन बाद में गया, एक नया चेक के साथ बहुत छपे में हजारों रुपए का मेरे सामने। तो मैंने रोहीलाल जी से कहा कि साहब एक बात मुझे बता दीजिए, आपने मुझसे पूछा था चेक मिला या नहीं और आप अब मुझे दे। बोले आप छोड़ो इस बात को, मैंने बताइए साहब मुझे बता दीजिए मेरा बड़ा। तो बोले देखो वो जो डिस्पैचर था हमारा, वो चेक की रजिस्ट्री करता था, तो वो चेक फाड़ देता था और रजिस्ट्री के पैसे खा जाता था। मैंने साहब ये तो बहुत लोगों के साथ अन्याय, मैं तो आपके पास था, मैंने जो हो चुका, लेकिन वो नौकरी से हटाना पड़ा उसे। और ये साहब मैंने अजय को सब बताया, अजय ने पैसे ही मैंने साहब के साथ सर ये सारी बातें उनका मुझे मतलब बिना हो गई। अब साहब ये लोक माता है ये भाई भूल कर सब करके ये माता जी। अच्छा अब ये तो मैंने आपको बताया काव्य के जी। अब आप व्यंग हो गया है किसने, और अब आप देखिए उपन्यास और कहानियां जी। नागफनी और धुआं 1975 में जी। कांच के तन मोम के मन जी 1980 में जी। पापोस कहानी संकलन जी 1981 में जी। गप्पों की छोरी बच्चों की कहानियां 2001 में, भीमाबाई बुले नाटक जी 2005 में जी। और उफान के उपरांत 2012 में जिसकी मैंने आपसे चर्चा की था सब ये था। और ननकू की बांसुरी जी ये बच्चों की जी ये आई 2012 जी। और अब एक नया उपन्यास आया तलाश जारी है, क्या बात, वो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है जी, वो मैं आपको भेंट भी कर दूंगा जी। इसके अलावा साहब ये आपके वो हैं गया प्रसाद एंड सन्स, इन्होंने मेरे 3 नाटक छापे। ये 1999 में 3 नाटक छप करके आए। एक नाटक आया अंधविश्वास, जिसमें मैंने जो वो आकाशवाणी पर नाटक किए थे उनका रूपांतर करके मैंने 40 नाटक लिखे। अंधविश्वास का ये इन्होंने छापी महेश भार्गव साहब, डॉक्टर महेश भार्गव जी। फिर साहब सोपा कंप्लेट जो मैंने कहा प्रतिदिन था, ये किताबें रहीं। और इसके बाद साहब यात्रा वृत्तांत में लंदन के मील 1998 में जी। काला पानी आया 2000 जी। और फिर साहब हमारी झीलें और नदियां 2001 में जी। और कथा कथक की जो दूसरा भारत सरकार ने छापा था वो आई 2002 में जी। फिर मैंने बाण भट्ट की कादम्बरी का नाट्य रूपांतरण किया जी। इसका नाम रखा मैंने महामिलन जी। ये गुरु सन्नानंद जी ने इसका लोकार्पण जी और बड़ी तारीफ की जी। और इसका एक प्रसंग मैं आपको सुना दूं जी कि जिस वक्त मैंने जब मोहन स्वरूप भाटिया जी से बात की कि मैंने साबित किए संस्कृत के बहुत बड़े गुरुकुल के वो रहे हैं जी। और मैंने बाण भट्ट की बड़ा संस्कृत का कनिष्ठ अर्थकार रहा है, उसका नाटक मैंने उसके उपन्यास का नाटक बनाया। वो साहब इनसे लोकार्पण करा, बोले वो देखेंगे, मैंने दे जाओ छपा हुआ, मैंने दे दिया साहब। उसके बाद साहब उन्होंने कहा यार बहुत अच्छा काम किया इस व्यक्ति ने, तो है संस्कृत की चीजें हिंदी में लाना बहुत जरूरी है। तो साहब मेरा लोकार्पण किया उन्होंने। उस समय गुरु सन्नानंद जी ने मुझसे एक बात कही, भाई देखो मिलन ये बहुत बढ़िया काम किया, करना चाहिए, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, तुमने जो बचे लास्ट के 5 पेज पे वीरांगना भीमाबाई होलकर का प्रसंग दिया जी। मैंने एक उसमें डाल दिया नुक्कड़ नाटक। बोले यार ये तो मेरे संज्ञान में पहली बार आया कि ऐसी वीरांगना हुई है जी। मेरे सामने ये मैंने प्रसंग आपको बताया। फिर ये हो गया साहब महामिलन हो गया आपका। फिर आया साहब टूटे जनों वाला घर हो जी, ये आया। इसके बाद आया साहब ये संस्मारक आत्मकथाएं जिसमें समर्पण है और जीवन चरित्र है।
इस तरह साहब ये 33 पुस्तकें हैं। और साहब इन पर मुझे जो पुरस्कार और वो सब मिले वो तो साहब सैकड़ों की तादाद है, बड़े बड़े पुरस्कार। आप छोड़िए उनको, मैं क्या बताऊँ आपको। और आजकल आप देख रहे हैं आपके शायद संस्थान संगम मिलता है। जी हाँ, जी हाँ। और समानांतर कभी देखा है आपने ना, वो तो ई मोबाइल डायरी है, ये सब चल रहा है साहब, ये सब। जी, आपने बहुत सारे संपादन किए हैं। जी जी हाँ, ये भी काम हुआ। तो कुछ पत्रिकाओं के और कुछ संकलनों के नाम आप मुझे बता पाएंगे तो लोगों तक? हाँ, जैसे देखिए अभी ये है आपका वो है ना काव्य कुंज अग्रमन के। जी हाँ। ये देखिए इसका मेरा ख्याल है ये करीब 20-22 वर्ष पहले निकली जी। उसके बाद फिर हमने काव्य कुंज अग्रमन के दूसरा खंड भी निकाला। जी, जी। फिर कथा कुंज अग्रमन के जी। ये निकाला, फिर व्यंग कुंज अग्रमन के, ये सब हमारे संपादित पुस्तकें हैं। और एक साथ आपसे जिक्र करूँ, ये 2 पत्रिकाएं आप देख रहे हैं साहब। जी जी जी। ये दोनों पत्रिकाएं मेरे ऊपर केंद्रित। यूएसएम पत्रिका और साहित्य सागर, ये सारा मेरे जीवन का इसमें उल्लेख है। 2 पत्रिकाएं, ये भोपाल से निकलती है, ये गाजियाबाद। जी जी। इन दोनों पत्रिकाओं में मेरी पूरी एक जीवन चरित्र है उस समय तक। जी। बाकी तो फिर ये जी हाँ। आगे बढ़ ही गया, जी। उसको तो पहुंच गया। जी। और एक चित्र बगल में देख रहे हैं जी। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। एक जी। यहाँ से पत्र निकलता था, पुष्प सवेरा, जी जी। बंद हो गया। जी। आपके नाम राघव तो इसमें देखिए ये जो मेरा सम्मान हो रहा है, नागरिक अभिनंदन है ये। जी। इसमें देखिए इधर तो ये खड़े हुए हैं सांसद महोदय जी। कखेरिया साहब। जी जी। और फिर मैं हूँ, उसके बाद पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया हैं। जी हाँ, जी। उसके बाद आपके ये खड़े जगन प्रसाद जी गर्ग खड़े जी हैं। हाँ। उसके बाद तत्कालीन मेयर थे जी ये, हाँ। वो खड़े हैं। और ये खड़े हैं केंद्र इसके आपके के मुंशी के निदेशक जी। हरिमोहन हरिमोहन। समझे साहब। ये बड़ा सौभाग्य था, इनके हाथों में सम्मान हुआ था। क्या बहुत ही बहुत जैसे कौन सा बड़ा भाग्यशाली हूँ, ऐसे कुछ घटनाएं मेरे साथ होती रहती हैं। एक आपका देवपुरा है वहाँ के नाथद्वारा के जी भाई साहब, मैं आपसे क्या बताऊं पुष्पेन जी, जी। मैं जब उनके हाथों से सम्मानित हुआ मेरा, जी। तो उन्होंने किया, जी। तो उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी, जी। वो मैं भूल नहीं पाता हूँ उसका मैं। जी। उन्होंने ये कहा था कि मिलन, जी। मृत्यु के बाद तो बहुत लोगों पर लिखा गया, लेकिन यार तुम एक ऐसे व्यक्ति हो कि तुम्हारे जीवन काल पर तुम पे इतना लिखा गया, इतना बड़ा श्रद्धाभिषेक आपका हुआ। ये सब उन्होंने कहे थे। मैंने कहा साहब मेरा जीवन धन्य हो गया। अब देखिए कुछ दिनों पूर्व यहाँ पर वो आ गए, उनके साहबजादे। जी। एक फोटो निकला था, जी। मैं शायद दिखाऊंगा आपको। तो मैंने उसमें ये भी लिखा था कि मिलन के कमरे में गैंगस्टर, इस तरह से लिखा। अच्छा अच्छा। उसमें बड़ी साहित्यकार रंग कर दी। वो निशा वो है ना निशी राज जी। वो जैन आ जी। गई थी, जी। उनका उमा शंकर था। जी, जी। और कवि मित्र थे जी, जी। उसमें इनके देवपुरा जी के श्याम देवपुरा भी श्रीनाथ द्वारा आए होटल थे। हाईजैक कर लिया। हाँ, ये सब यहाँ आ गए थे। जैसे आज बड़ा अच्छा फोटो है, बड़ा जैसे अच्छा। आज मैंने पकड़ लिया। अरे बड़ा चर्चा हुई थी साहब, बड़ी जी। चर्चा हुई। जी, तो जी। उसमें श्याम देवपुरा बोले कि भाई साहब मेरे पिताजी ने तो अभिनंदन किया ये आपका, जी। ये फोटो लगा हुआ जी। है बड़ा सा। जी। बोले कि मैं भी करना चाहता हूँ। तो मैंने कि अरे यार उनके हाथों का तुम क्या, नहीं साहब मेरा मन है। तो फिर साहब फौरन दोबारा से ये तो साहब उनका ये खड़े हुए भी हैं, ये खड़े हुए हो जो उनका दोबारा जी हाँ। चलने वाला हो गए। इस तरह से साहब बड़े खूब लोगों ने सब बड़ा प्यार किया, बड़ा स्नेह किया, सबसे बड़ी बात। बहुत प्रसंग है मेरे पास। चलिए एंड हम करते हैं, जी। एंड हम करते हैं एक कविता के माध्यम से। ये कविता आपको सुनाते हैं, तो बहुत अच्छी लगेगी आपको। अपने मन की। हाँ, अपने मन की सुना रहा हूँ। मन की क्या है साहब, बात ये है, मैं आपसे रियल बात बताऊं कि इस लोकतंत्र में हालांकि जो कुछ ये मोदी जी कर रहे हैं उसमें बड़ा ये कहना चाहिए अच्छा हो रहा है, बहुत सी बातें बढ़िया होने जा रही हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अभी तक जो फायदे हमारे साथ किए लोकतंत्र के वो नहीं होते। 70 वर्ष के बाद भी हम अभी ये नहीं सोच पाते कि हमारा लोकतंत्र का समय है नहीं हो पाया। अब आप एक प्रश्न मेरी ये सुन लीजिए, यही सब बातें हैं। स्वागत। इसमें मैंने केवल पहले हम क्या थे और अब क्या, एक दोहा पहले मैं आपको सुना दूं जो मैंने खास तौर से भारत की महानता के लिए लिखा है जी। कि शून्य की हमने कभी दी विश्व को सौगात। क्या बात है।
जो जीरो, जी हाँ। अगर जीरो नहीं होता तो संख्या ही नहीं संख्या ही होती, नहीं। और जीरो हमारे यहाँ से गई, यहाँ से हाँ हिंदुस्तान से गई जी। है। तो शून्य की हमने कभी दी विश्व को सौगात, और शून्य सी उपलब्धियां हैं अब हमारी। ओहो देखिए क्या कितना, बात ये मैंने लिखा था, क्या बात है, वाह 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 दादा। उसी का देखिए आप, मैंने आगे बढ़ाया, उसको देखिए। स्वागत। कभी भारत था देश महान, क्या बात विश्व में सुपर रही पहचान, है। आज सब लगता है सपना, काम बंदों का है ठगना। ओहो, आज सब लगता है सपना, काम बंदों का है ठगना। वक्त ये पूछ रहा है कि जनता सोच रही है, ओहो, वक्त ये पूछ रहा है कि जनता सोच रही है। प्यार की नदियां बहती थीं, सिया सलमा संग रहती थीं, आहा, आज सड़कों पर नंगा नाच, बहन बिटिया की लुटती लाज। ओहो, वक्त ये पूछ रहा है क्या बात है, कि जनता सोच रही है, क्या बात वक्त ये पूछ रहा है कि जनता सोच रही है। है। ओह, पहले क्या होता था, एक दूजे का कर सम्मान, जी, दौड़ते एक दूजे का कर सम्मान, छेड़ते चौपालों पर तान, क्या बात है। छेड़ते चौपालों पर तान। हो गया खंडित पूर्ण स्वदेश, ओह, पाकिस्तान बन गया, बंगाल बन गया, सब ये था। हो गया खंडित पूर्ण स्वदेश, जाति वर्गों में बड़ा कलेश। ओह, वक्त ये पूछ रहा है आहा, कि जनता सोच रही है। क्या बात है। आज तक नहीं गरीबी मिटी, ओह, बेटियों पर ना जुल्मत घटी। ओह, आज तक नहीं गरीबी मिटी, बेटियों पर ना जुल्मत घटी। भ्रष्टता पर ना अंकुश लगा, ओह, भ्रष्टता पर ना अंकुश लगा। क्या बात है। आदमी जाता रोज ठगा, ओह, वक्त ये पूछ रहा है वक्त ये कि पूछा। जनता सोच रही है, जनता सोच रही वक्त ये पूछ रहा है। क्या जो बात है। हमारे जनप्रतिनिधि हैं साहब, उनके जरा हाल देखिए क्या है। स्वागत। बने जनसेवक आज नवाब, ओह, ओह, बने जनसेवक आज नवाब, बने जनसेवक आज नवाब। सवालों का नहीं कोई जवाब, ओह, सवालों ओह, का नहीं कोई जवाब। समस्याएं बढ़ती जाती, क्या बात है, समस्याएं बढ़ती जाती, फांस पर फांस चढ़ी जाती। क्या बात है। समस्याएं बढ़ती जाती, फांस पर फांस चढ़ी जाती। वक्त ये पूछ रहा है, ओह, वक्त ये पूछ क्या रहा बात है। है। और देखिए स्वागत। कि विश्व में बड़ी मित्रता है, हम्म। ये तो हम मानते हैं, मोदी ने राष्ट्र का नाम बड़ा किया है, लेकिन देश के हालात भी तो देखने चाहिए, ये मेरा कहना है। जी। आपको देश का हमारे देखिए, हमारे हालात क्या। क्या बात है। विश्व में बड़ी मित्रता है, नहीं कम हुई शत्रुता है, जी हाँ। नहीं कम हुई शत्रुता है। चांद तक भर ली भले उड़ान, हाँ। भूख से मरता रहे किसान। ओह, वक्त ओह, ये पूछ रहा है, देश है सब। वक्त ये पूछ रहा है क्या बात कि जनता सोच रही है। क्या बात है। आज चूल्हे की ठंडी पड़ी, आग आग चूल्हे की ठंडी पड़ी। कराहती हर पगडंडी पड़ी, ओह। कराहती हर पगडंडी पड़ी। जेब को पार्जन की तंगी, ओह। दिखाते सपने सतरंगी, ओह, दिखाते सपने सतरंगी। क्या बात। वक्त ये पूछ रहा है वक्त ये कि पूछा। जनता सोच रही है। ओह, महज बाजार बनी संसद, हाँ, महज बाजार बनी संसद। बन गया पैसा ही मकसद, ओह, बन गया पैसा ही मकसद। ठाट मंत्री और सेठों के, हाँ, झूठ के लाग लपेटों के। क्या बात है। ठाट मंत्री और सेठों के, झूठ और लाग लपेटों के। क्या बात है। वक्त ये पूछ रहा है वक्त ये कि पूछा। जनता सोच रही ओह, है। और अंतिम बंद देखिएगा स्वागत है दादा, स्वागत कि है। हम क्या चाहते थे क्या और बात। क्या देखने को मिल रहा है। क्या बात है। चाहना थी हो के आजाद, हम्म, चाहना थी हो के आजाद। सुखी से गुंजित नाथ अनादि, ओह, ये जीवन भी और परलोक भी। जी। सुखी से गुंजित नाद अनाद। शांति से बीतेगा जीवन, ओह, शांति से बीतेगा जीवन। भला कब होगा परिवर्तन, भला कब होगा परिवर्तन। ओह, वक्त ये पूछ रहा है कि जनता सोच रही है, जनता सोच रही है। वक्त ये पूछ वक्त रहा ये है। पूछ रहा है। और मित्र दो है और सुन लीजिए। स्वागत, संदर्भ। स्वागत दादा, स्वागत। कि बना सभी ने लिए हैं, हाँ, मन चाहे ईमान। ओह, ओह, बना सभी ने लिए हैं, मन चाहे मन ईमान। चाहे ईमान। अपना उल्लू सिद्ध हो चूल्हे में जजमान, ओह, अपना उल्लू सिद्ध हो चूल्हे में जजमान। ओह। तो मेरे भारत देश का अजब हुआ है हाल, हाँ, मेरे भारत देश का अजब हुआ है हाल। अरे बातें तो सस्ती हुई,
ये सब आप देख रहे कानों में क्या लगा बात करके। ये बातें तो सस्ती हुई, हाँ हाँ महंगी रोटी का, ओहो महंगी रोटी बातें तो मेरे सस्ती भारत नहीं। देश का अजब हुआ है। क्या वाह वाह ये लोकतंत्र आजकल खिलवाड़ बना पूरा है। क्या? ये सारी बातें हैं तो, और कहने को तो बहुत कुछ है पुष्पेन भाई। जी। अभी दिल नहीं भरा है, जी हाँ। बहुत कुछ मेरे पास मसाला है। जी। हैं, चाहता हूँ कि बहुत सी कविताएं आपको सुनाऊं जी। जो कि समसामयिक संदर्भ में जी। लिखी हैं, श्रृंगार की लिखी हैं, जी, जी। हैं, विरह की लिखी जी हैं। हाँ। जहाँ भी लेखनी उठाई है लिखता गया। जी। और साहब सबसे बड़ी बात ये है जी। कि छपा भी खूब, बहुत छपे, इसमें बहुत कोई छपा। संदेह नहीं। मुझे कभी यही गर्व होता है कि मंच पर अगर भाई सोम ठाकुर ने स्थान बनाया जी। है, वो लेखन में मैं कहीं कमजोर नहीं। बहुत बहुत नमन। तो भारतीय साहित्य मंच के कार्यक्रम परिचय एक साक्षात्कार में हम आज डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी के साथ उनकी साहित्यिक यात्रा पर चर्चा कर रहे थे। उनसे उनकी यात्रा के बारे में बहुत सारे संस्मरण और बहुत सारी चीजें हमने सुनी। उनके बारे में बहुत कुछ जानने का अवसर मिला। बहुत सौभाग्य है हमारा कि आज हमें दादा का आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आएगा और आप इसी तरह से जैसे मेरे पहले कार्यक्रम देखते रहे हैं, ये भी कार्यक्रम आपको अच्छा लगेगा। मैं भारतीय साहित्य मंच की ओर से दादा डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी को बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना समय दिया और हमारे सारे जो कार्यक्रम देखने वाले हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने ये कार्यक्रम देखा और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मैं तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।